जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में आपको हमने ISA 700 कवर किया था और आपको मैंने होम असाइनमेंट के तौर पे एक ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया था, आपने रीडिंग करनी थी। उस रीडिंग असाइनमेंट का मकसद ये नहीं था कि आपने रिपोर्ट को याद करना है, बल्कि उसका मकसद ये था कि आप एक दफ़ा उसकी रीडिंग कर लीजिए और फेमिलियर हो जाएं आप रिपोर्ट के साथ कि प्रैक्टिकली रिपोर्ट जो है, वैसे तो आप लोग फेमिलियर होंगे फिर भी लेकिन एहतियातन एक हुज्जत पूरी करनी होती है कि उसमें आप देख लीजिए कल हमने जो एलिमेंट स्टडी किए थे वो प्रैक्टिकली किस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं और आप कंफर्टेबल हो जाए कि हमने जो क्लास में चीज़ें पढ़ी थी प्रैक्टिकली भी वो उसी तरीके से प्रेजेंट होते हैं। उम्मीद है आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी तो आपको उसमें कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रिपोर्ट में नज़र आई हो और क्लास में डिस्कस नहीं हो सकी तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भाई माइक दीजिएगा, माइक जी पूछ सकते हैं जी। कल के लेक्चर के हवाले से या ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी 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 बिल्कुल। क्या एंड पे जो रिपोर्ट के एंड पे नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर लिखा हुआ है, क्या ये ज़रूरी है? देखिए, इसका एक जवाब है ISS के मुताबिक और एक जवाब है लोकल लॉस के मुताबिक। पहले ISS के मुताबिक, ISS ये कहते हैं अगर तो ऑडिट सोल प्रोप्राइटर ने किया ना तो फिर नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म ने ऑडिट किया है तो फिर चूँकि साइन होते हैं फर्म नेम के साथ तो पता नहीं चलता फर्म में से किसने ऑडिट किया, तो नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर लिखना ज़रूरी होता है लिस्टेड कंपनी के लिए। किसके लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए। लेकिन हाँ, अगर कोई पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट हो तो फिर उस सूरत में लिस्टेड कंपनी के केस में रिपोर्ट के अंदर एंगेजमेंट पार्टनर का नाम ना लिखा जाए। उन्होंने इजाज़त दी है कि नाम ना लिखा जाए। ISS ने कब इजाज़त दी है? जब पर्सनल, इसका मतलब है ISS के मुताबिक अगर ऑडिट सोल प्रोवाइडर करेगा या कोई अनलिस्टेड कंपनी का ऑडिट होगा या लिस्टेड कंपनी का ऑडिट है, फर्म कर रही है लेकिन पार्टनर को सिक्योरिटी थ्रेट है पर्सनल, इन तीन केसेस में नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर नहीं आएगा, बाकी हर केस में आएगा। क्लियर? यह है ISS की रिक्वायरमेंट। लेकिन पाकिस्तान में प्रैक्टिस ये है, ICAP ये कहता है कि आपने हर केस में चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो ऑडिट रिपोर्ट में नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर लिखना है अगर फर्म ऑडिट कर रही है तो। क्लियर हो गई? ये थोड़ा सा फर्क है। ISA लिस्टेड के लिए रिक्वायर करते हैं और ICAP कहता है हर केस में दे दो, लिस्टेड और अनलिस्टेड। और कोई क्वेश्चन? भाई अभी तो इतने क्वेश्चन कर रहे थे, कर ले जी। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की लास्ट लाइन जरा थोड़ा सा मुझे स्टार्टर बता दीजिए, उसका क्या कहता है उसमें? हाँ ठीक है क्लियर। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंड में दो लाइनें हैं, सेंटेंसेस हैं जो सिर्फ उस सूरत में आते हैं जब लिस्टेड कंपनी हो। क्यों? इसलिए कि वो की ऑडिट मैटर से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? की ऑडिट। और की ऑडिट मैटर आपको पता है ISA क्या रिक्वायर करते हैं कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करने हैं। ठीक है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करें। और पाकिस्तान में भी वो लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड। अब उसमें क्या वो ये रहा है कि लिस्टेड कंपनी का केस है की ऑडिट मैटर इंक्लूड करेंगे, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कोई मैटर की ऑडिट मैटर है तो सही, लेकिन हम उसे अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई मैटर की ऑडिट मैटर है तो सही, लेकिन हम उसको अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। भाई हमने पूछा क्यों नहीं करोगे? ISA कहते हैं लिस्टेड कंपनी है तो की ऑडिट मैटर इंक्लूड करो। उसने कहा एक दो सिचुएशन है जिनमें नहीं करें, जब हमें कोई लॉ मना कर दे कि इस मैटर को खबरदार डिस्क्लोज किया रिपोर्ट में, या उसको डिस्क्लोज करने का फायदा कम नुकसान ज्यादा हो। ठीक है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हो, पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट कम हो, तो इन दो सिचुएशन में फिर हम उस मैटर को की ऑडिट मैटर सेक्शन में रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये बात समझ आई?
अब इसकी फर्दर डिस्कशन होगी ISA 701 में, इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं वो हम ISA 701 में सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैंने ये कहा है कि उस मैटर को की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन में नहीं लिखेंगे। की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन और चीज़ है, की ऑर्डर्ड मैटर और चीज़ है। की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन है वो पूरा पैरा, उसके अंदर 2, 3 या 4 की ऑर्डर्ड मैटर आ सकते हैं। ये जो हमने बात पढ़ी है ना, ये की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन के बारे में नहीं थी। की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन तो आएगा ही आएगा, उसके साथ 2-3 कोई दूसरे की ऑर्डर्ड मैटर जो होंगे वो भी आएंगे, लेकिन एक ही ऑर्डर्ड मैटर, एक मैटर जो हमने डिसाइड किया था हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक, हमारे हिसाब किताब के मुताबिक की ऑर्डर्ड मैटर था, लेकिन या तो लॉ ने मना कर दिया या उसके बेनिफिट्स कम और नुकसान ज़्यादा है, उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। उस मैटर को फिर हम खा जाएंगे, उसको नहीं रिपोर्ट में लिखना। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन जी? हाँ, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स एक जगह पे उसने कहा, और ये याद रखें ये रिक्वायरमेंट काउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, ठीक है, IFRS लिखे हमने, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक बनाई, लेकिन अगर नेशनल फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं कि हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक बनाई, तो IFRS के अलावा कोई भी फ्रेमवर्क आपका हो ना, तो आपने फ्रेमवर्क के साथ उस ज्यूरिसडिक्शन कंट्री का नाम लिखना है जिसका ये फ्रेमवर्क है। उसी तरह ऑडिट करते हुए एक हमारे पास रूल्स है ISS के मुताबिक ऑडिट कर सकते हैं। क्या नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक भी ऑडिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर, लेकिन उस सूरत में क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये किस ज्यूरिसडिक्शन, किस कंट्री के स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक आपने ऑडिट किया है। क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो ना, फिर तो बताने की जरूरत नहीं, वो तो है इंटरनेशनल। जब लोकल स्टैंडर्ड्स हों तो उसके साथ मेंशन करना होता है किस मुल्क के हैं। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब कंट्री ने। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? सर ये जो मेंशन करेंगे अदर मैटर में करेंगे? मैचिंग करेंगे? नहीं, मेंशन करेंगे ये अदर मैटर, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आपने कहा था। नहीं, ये जब आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना फ्रेमवर्क को, उसमें मेंशन कर देंगे, उसके साथ करेंगे ना कि these financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principle as applicable in Pakistan, उसके साथ ही। और कोई क्वेश्चन? ऑडिटर की अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ये तो आपको पता चल गया ना, ये कौन बताता है हमें भला? लॉ। उसमें आगे कह रहा है ये रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली भी, बाय एक्सेप्शन भी। इसका मतलब क्या है? मैं रेगुलेटर हूँ, आप ऑडिटर हैं, मैंने आपसे कहा भैया आप जिस कंपनी में जा रहे हो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो करोगे ही करोगे ऑडिट, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी देखना कि जो मैंने कंपनीज एक्ट में कहा हुआ ना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया कि नहीं। उन्होंने कहा अच्छा जी रिपोर्टिंग कैसे करनी है? अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर बुक मेंटेन हुई है तो लिख देना कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है। अगर कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की तो लिख देना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, यानी मेंटेन किया फिर भी बताना है, नहीं कि फिर भी बताना। यह है एक्सप्लिसिटली ओपिनियन देना, क्लियरली बताना। बाय एक्सेप्शन क्या है कि भाई जाके चेक करना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया कि नहीं। अगर मेंटेन की हुई है तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेंटेन नहीं की हुई तो फिर बताना कि मेंटेन नहीं की हुई। समझ रहे हैं? यानी जब एक्सेप्शन होगी उसको रिपोर्ट करना है, जब कंप्लायंस होगी उसको रिपोर्ट नहीं करना। अगर रेगुलेटर ये कहे कि चाहे कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई, दोनों सूरतों में बताओ, यह है एक्सप्लिसिट रिपोर्टिंग। और अगर रेगुलेटर कहे कि सिर्फ उस सूरत में बताना है जब वायलेशन हुई होगी, तो ये क्या है? बाय एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। क्लियर हुआ? इसी तरह का एक कंसेप्ट हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ISA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वो कहता है ऑडिटर दो तरह की कंफर्मेशन सेंड कर सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कंफर्मेशन जब सेंड करते हैं ना, हम डेटर को कहते हैं भाई एक्सप्लिसिट रिपोर्टिंग करना, यानी बैलेंस एग्री करे फिर भी बताना, नहीं करे फिर भी बताना। लेकिन जब नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करते हैं उस वक्त क्या कहते हैं?
कि बाय एक्सेप्शन रिपोर्टिंग करना, यानी अगर बैलेंस एग्री होता है तो ना बताना, और अगर नहीं होता तो बताना। ये है रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन। क्लियर होगी ये बात? और कोई क्वेश्चन? वन बाय वन जी, एक मिनट। जी जी, अगर डायरेक्टर, मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को रिफ्रेज कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सर आपने कहा था कि अगर डायरेक्टर रिपोर्ट में कोई इन्फॉर्मेशन है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इंफॉर्मेशन है और दोनों का आपस में कन्फ्लिक्ट है, डिफरेंट है, तो ऑडिटर डायरेक्टर से कहेगा डायरेक्टर रिपोर्ट को ठीक कर दो, अगर वो नहीं करते तो अपनी अदर इन्फॉर्मेशन में बता देगा। ये तो समझ आ गया। वो भी ये कह रहे हैं कि सर अगर डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में कोई ऐसी बात लिख दें जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक नहीं है, फॉर एग्जांपल वो फ्यूचर के बारे में लिख दें, फ्यूचर में हम ये करने जा रहे हैं, फ्यूचर में हमारे कैश फ्लो इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, फ्यूचर में हम नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्या वो भी ऑडिटर रीड करेगा? इसका आंसर है यस, वो भी रीड करेगा। और अगर उसे लगता है अपने इंफॉर्मेशन और नॉलेज की बेस पे, जो कि डेफिनेटली बहुत कम होगा इस केस में, लेकिन जितना भी है, अगर उसे लगता है अपने नॉलेज की बेस पे कि डायरेक्टर्स ने ये बात गलत की लिखी है, तो वो डायरेक्टर्स को वो बात भी ठीक करने को कहेगा। ठीक है जी, चाहे उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर होगी? और कोई क्वेश्चन? अगर डायरेक्टर उसको ठीक नहीं करते तो फिर वो मतलब लिख के देंगे कि मतलब ऑडिटर फिर भी लिखेगा कि ये चीज़ जो है ना ये गलत कह रहे हैं। अगर डायरेक्टर्स को ठीक नहीं करते तो ऑडिटर फिर अदर इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में लिखेगा कि अदर इंफॉर्मेशन यानी डायरेक्टर रिपोर्ट का ये वाला हिस्सा गलत है। ठीक है, वो लिखेगा। ठीक, और की क्वेश्चन? हमने आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और दूसरा फ्रेमवर्क क्या बताया? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन उनका ये है, अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाई और उसके साथ ही साथ एक दूसरे फ्रेमवर्क को भी फॉलो किया, यानी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है, तो मेरा पहला तो मैं डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात ये कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन बहुत रेयर है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दो फ्रेमवर्क बिल्कुल एक जैसी बातें कर रहे हो या सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हो जो कि दूसरे से एडिशनल है। कुछ कन्फ्लिक्टिंग भी होती है नॉर्मली, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर ऐसा है कि कन्फ्लिक्टिंग कोई नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों फ्रेमवर्क को कंप्लाई कर रही हैं, उस सूरत में ऑडिटर क्या करेगा? कितने ओपिनियन देगा? दो ओपिनियन देगा। एक देगा फ्रेमवर्क नंबर 1 के ऊपर और एक देगा फ्रेमवर्क नंबर 2 के ऊपर। दो फ्रेमवर्क तो दो ओपिनियन। और अगर किसी एक फ्रेमवर्क की कंप्लायंस हुई है दूसरे की नहीं, तो एक ओपिनियन अनमोडिफाइड और दूसरा मॉडिफाइड हो सकता है। ठीक है जी, चलिए और क्या जी। ISS 600 का क्वेश्चन उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा सर अगर एक ग्रुप है और उसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं और एक कंपनी फ़र्ज़ कीजिए चाइना में है, चाइना में IFRS नहीं है, होल्डिंग कंपनी पाकिस्तान में है। अब चाइना में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होगी चाइना के फ्रेमवर्क के मुताबिक, पाकिस्तान में ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, वो तो IFRS के मुताबिक होगी। तो हम क्या करेंगे? हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उस कंपनी को, अब ये गौर से सुनिएगा, ये 600 का भी पॉइंट है और ये 706 का भी है। हम उस कंपनी को कहेंगे आप अपनी एक नहीं दो सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, एक नहीं दो सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। एक बनाओ लोकल चाइना की स्टॉक एक्सचेंज के लिए
और दूसरा बनाओ पाकिस्तान में पेरेंट कंपनी के लिए, 2 बनवाएंगे। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अगला क्वेश्चन, तो उस कंपनी का ऑडिट कितनी दफ़ा होगा? किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होगा? जो चाइना में जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में, कि जो पाकिस्तान आ रही है? दोनों का होगा, दोनों का। क्या हम अपने ग्रुप जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है, वो इस कंपोनेंट को वेरीफाई किए बगैर ओपिनियन दे देंगे? नहीं नहीं, ऑडिट दोनों का होगा। ठीक है, अब आगे किस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग वगैरह होगी वो हम बाद में पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन? सर यहाँ लिटिगेशन कंप्लीट पॉइंट है कि ऑडिट मैटर में, क्या ये एम्फेसिस मैटर में भी आ सकता है? जो आपको रिपोर्ट पढ़ने के लिए दी थी, फिर बता रहा हूँ, वो याद करने के लिए नहीं थी, सिर्फ रीडिंग करने के लिए थी, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए। जो पढ़ा है क्लास में वो प्रैक्टिकली भी अप्लाई होता है। आई कैप जो रूटीन के पैराग्राफ्स है वो आपसे ड्राफ्टिंग नहीं करवाएगा, लेकिन जो अहम पैराग्राफ हैं, कौन से? ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, ओपिनियन में भी मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड थोड़ी करवाएगा, और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, और की ऑडिट मैटर, और एम्फेसिस ऑफ मैटर, और अदर मैटर, और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, इनकी ड्राफ्टिंग करवा सकता है, और करवा सकता है, मतलब रीजनेबल चांसेस है। 2 तरह से क्वेश्चन सेट कर रहा है, या तो सिचुएशन दे के आपसे ड्राफ्टिंग करवा लेगा, या खुद से ड्राफ्टिंग दे के कहेगा गलतियां निकालो इसमें से। ठीक है, गलतियां निकालो, दोनों तरह से आपने तैयार रहना है। क्लियर? अच्छा, मुझे बताइए, जब वो ड्राफ्टिंग देगा, हमें कहेगा ये क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करो, तो हमें मेरा ख्याल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि ISA 705 के अपेंडिक्स में उसने ड्राफ्टिंग की एग्जांपल दी हुई है। अगर हमसे ड्राफ्टिंग पूछेगा तो हम 705 को खोल के रिप्रोड्यूस कर देंगे। ऐसा सोच रहे हैं आप? क्यों ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? हाँ, ये निकलवाना चाहता हूं, सिचुएशन डिफरेंट। आई कैप पागल होगा अगर वो वही सिचुएशन दे दे जो 705 के अपेंडिक्स में है, और नहीं देता, वो सिचुएशन नहीं देता। इसका मतलब है हमें उस रूल्स को सीखना है, रूल्स को सीखना, ड्राफ्टिंग को रट्टा नहीं लगाना, रूल्स को सीखना है। एमसीक्यू मैटर में क्या क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है, अदर मैटर में क्या क्या इंफॉर्मेशन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या इंफॉर्मेशन आती है, एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग कैसे होती है। ठीक है, हमने रूल्स को सीखना है, एग्जाम्पल का रट्टा नहीं लगाना, ये जहन में रखिएगा। वो आगे जब क्वेश्चन वगैरह हम प्रैक्टिस करेंगे और उसमें आपको असाइनमेंट दूंगा, उसमें भी इस तरह की केसेस होंगी। और हमने एक दफ़ा एक एक्सरसाइज की थी कि स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टेड कंपनियां 500 के करीब थी, उनको निकाल के उनकी रिपोर्ट देखी, किसकी अनमोडिफाइड है, किसकी क्वालिफाइड है, किसकी एडवर्स। तो उसमें तकरीबन हमें कोई 40 से 50 के करीब मॉडिफाइड ओपिनियन मिल गए थे। तो मैं उनमें से कुछ एक आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि प्रैक्टिकली मॉडिफाइड ओपिनियन कैसे दिया जा रहा है। और मुझे देख के ज़ाती तौर पे बताऊं, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, कोई अजीब व गरीब तरीके की ड्राफ्टिंग थी। बहरहाल, लेकिन रूल्स फॉलो किए गए थे, रूल्स फॉलो किए गए थे, हमने रूल्स को फॉलो करना है। इसका मतलब एग्जाम में भी आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि मुझे खुद से लिखना पड़ रहा है, खुद से लिखना पड़ा है। जब आप वो प्रैक्टिस वाली रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार इससे अच्छी तो मैं खुद भी लिख सकता हूँ। मैंने कभी नहीं लिखी, लेकिन मुझे लगा कि शायद इससे कुछ एक, हर रिपोर्ट जाहिर ऐसे नहीं है, आपको पता है प्रैक्टिस में क्वालिटी वेरी करती है। बहरहाल, अच्छा वापिस आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने कहा सर की ऑडिट मैटर में लीगल केसेस वाला पॉइंट है, क्या ये एमसीक्यू ऑफ मैटर में आ सकता है? यस, लीगल केस वाला पॉइंट एमसीक्यू ऑफ मैटर में भी आ सकता है, की ऑडिट मैटर में भी आ सकता है, मॉडिफाइड ओपिनियन में भी आ सकता है, गोइंग कंसर्न में भी आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए वाला, किस सिचुएशन में कहाँ आएगा, किस सिचुएशन में? तो ये हम बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, 570 में पढ़ेंगे कि गोइंग कंसर्न का कैसे आ सकता है, 706 में पढ़ेंगे एमसीक्यू मैटर कैसे आ सकता है, 701 में पढ़ेंगे की ऑडिट मैटर में कैसे आ सकता है, और आज पढ़ेंगे मॉडिफाइड ओपिनियन में कैसे आ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आ सकता है। एक ही इवेंट की वजह से सम टाइम रिपोर्ट पे इंपैक्ट कुछ और होता है, सम टाइम कुछ हो रहा है। सब्सिक्वेंट इवेंट सम टाइम एमसीक्यू मैटर आता है, सम टाइम मॉडिफाइड ओपिनियन में जाता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है।
वो फिर प्रैक्टिस जब हम कर रहे होंगे ना, देखें पास पेपर की प्रैक्टिस के बगैर आपने टाइम ज़ाया किया है, ये मैं आपको पहले अभी बता दूं। पास पेपर्स की अगर आपने अपने हाथ से सफिशिएंट रीडिंग नहीं, सर आसान था, समझ आ गया, एग्जाम में भी क्वेश्चन सामने आता है, यही फीलिंग आती है आसान है, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है, हाथ नहीं चलता। क्यों नहीं हाथ चलता? जो हाथ 6 महीने नहीं चला, एग्जाम में 3 महीने चलेगा? वो नहीं चलेगा, नहीं चलता। नहीं मतलब आपको लग रहा होता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से प्रेजेंट नहीं हो पा रही जिस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने उसकी प्रैक्टिस तो जेल में रखिएगा, चाहे आप जितने मर्जी बिजी हैं, आई कैप को इससे गर्ज नहीं, उसने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है और उस क्राइटेरिया के मुताबिक जब तक आप पास पेपर्स की प्रैक्टिस रिटन फॉर्म में खुद से नहीं करेंगे, आपका पास होना मुश्किल है। मेरी असेसमेंट के मुताबिक जितना को मैंने समझा पेपर को, आपका पास होना मुश्किल है। तो सिर्फ कंसेप्ट समझने नहीं, कंसेप्ट समझना पहला स्टेप है, उसके बाद एप्लीकेशन दूसरा। तो जब हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो कोई केस आएगा, कोई एक भी केस आ गया ना अगर मॉडिफाइड ओपिनियन, तो मैं उसको पकड़ के आपको बता दूंगा कि एमसीक्यू मैटर कब आएगा, की ऑर्डर मैटर कब आएगा, दूसरा कब। लेकिन अभी ज़बानी कलामी बताऊंगा ना, आप समझ नहीं पाएंगे। इन्फॉर्मेशन सामने होगी तो डिस्कशन करना और होता है, इन्फॉर्मेशन सामने ना हो डिस्कशन करना कुछ और होता है। तो अभी फिलहाल आपके क्वेश्चन का बेसिक आंसर दे रहा हूँ कि यस, लीगल केस डिफरेंट पैराग्राफ में आ सकता है, कब कैसे कहाँ आएगा वो बाद में पढ़ना। और कोई क्वेश्चन? ड्राफ्टिंग का जो आपने कहा था कि आई कैप हमसे ड्राफ्टिंग करवा सकता है, तो वो जो अपेंडिक्स में दिए हुए हैं वो सिर्फ फॉर्मेट दिया हुआ है, हमने सिर्फ एप्लीकेशन सोचनी है कि ये वाला मतलब जैसे की ऑर्डर मैटर में आना है या वो हमने उससे रूल सीखने हैं कि जब भी की ऑर्डर मैटर होगा हमने क्या 3 चीज़ें लिखनी है, और आपने वो 3 चीज़ें लिखनी है। अब अल्फाज आपके अपने हो सकते हैं, जब वो एग्जाम्पल्स आ रही होंगी तो वो आपने सिर्फ उन एग्जाम्पल में यही देखना होगा कि इसमें क्या वो जो चीज़ें सिखाते हुए एमसीक्यू मैटर में कहा था 3 चीज़ें आनी चाहिए, वो आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, और मज़े की बात पिछले कुछ अटैम्प्ट से की ऑर्डर मैटर के ऊपर 700 की सीरीज़ में उसका ज़्यादा फोकस की ऑर्डर मैटर के ऊपर है, और ISA 701 में उसने मजाल है कोई एग्जाम्पल दी हो की ऑर्डर मैटर की, उसने बताया है कि ऑर्डर मैटर कैसे ड्राफ्ट होगा। एग्जाम्पल फिर हमें कहाँ से पकड़नी पड़ती हैं, प्रैक्टिस से। ठीक है, हाँ कंपाइलेशन दी है, उसकी वेबसाइट पे है, उधर जाएंगे तो घूमते रह जाएंगे, वो तो उसको पढ़ना शुरू कर देना, तो उसमें से सीधा चीज़ें जो है वो चुनेंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप खुद भी अगर जाना चाहें तो आई कैप की वेबसाइट पे उसने शायद न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट के नाम से एक अलग अपनी वेबसाइट पे सेक्शन बनाया हुआ है, उसमें आपकी ऑडिट मैटर की उसने लिस्टिंग दी हुई है, मैं बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा जब 701 पढ़े होंगे तब। ठीक है, तो वो सही है, वो अच्छा है रीडिंग के लिए अगर आपके पास टाइम हो तो। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं अभी एक रह गया था, वो आप पूछ रहे थे पार्शियल कंप्लायंस वाला। पार्शियल कहाँ, तो पूछे ना, आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ना, मैं ऐसे थोड़ी बताऊंगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं, हाँ ये 700 है ना। हाँ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में सेकंड और थर्ड में क्या फ़र्क है, इसमें कंफ्यूजन हो रही है, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ इसमें रखिएगा, एक होता है पूरा फ्रेमवर्क होना। फ्रेमवर्क होने का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ए से लेके जी तक सारा कुछ बताया हो। फ्रेमवर्क हम किसको कहते हैं? उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जिन्होंने ए से लेके जी तक बताया हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी, वो होती है फ्रेमवर्क। और सप्लीमेंट हम उसको कहते हैं जिसमें उसने सारी रिक्वायरमेंट्स ना बताई हों, बल्कि सिर्फ 3-4 एरियाज को बताया हो कि इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर दो। सप्लीमेंट अकेला कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूज नहीं हो सकता। कोई भी सप्लीमेंट, लीगल सप्लीमेंट जो नॉर्मली होते हैं, अकेला फाइनेंशियल में बनाने के लिए यूज नहीं हो सकता, वो किसी फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, लेकिन एक अगर फ्रेमवर्क है वो इन इटसेल्फ, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, वो अकेला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन साथ ही साथ लोकल लॉ का सप्लीमेंट भी है जो उसके साथ अटैच हो गया। तो क्या लोकल लॉ ये एक फ्रेमवर्क है कि 2 फ्रेमवर्क? मुझे सिर्फ ये बता, एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क। लेकिन चूंकि लोकल लॉ की कंप्लायंस भी हमने इंश्योर की होगी, सप्लीमेंट है, तो हम
इस तरह बताते हैं, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं 1962। इसका ये मतलब नहीं है कि बैंकिंग, यहां पे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है वो पूरा फ्रेमवर्क है, नहीं, वो सप्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक। लेकिन जो सेकंड वाला है ना, इसमें भी फ्रेमवर्क एक ही है, सेकंड वाले में भी। लेकिन सेकंड वाले में उसने कहा है फ्रेमवर्क एक पूरा है और दूसरे फ्रेमवर्क की पार्शियल कंप्लायंस की गई है। लेकिन यहां पे मुझे बताइए, क्या ये दो फ्रेमवर्क बन गए? हाँ शाबाश, एक ही रहा। क्यों? दूसरा क्यों नहीं बना? वो पार्शियल है इसलिए नहीं बना। और हम ये पॉइंट नंबर 1 में सीख चुके हैं कि अगर कोई पार्शियल कंप्लायंस होगी तो वो स्टैंडर्ड इजाजत नहीं देता, वो फ्रेमवर्क समझा ही नहीं जाता, उसकी इजाजत ही नहीं है। तो तीसरे वाले में भी फ्रेमवर्क एक ही है, लेकिन दूसरी जो एडिशनल चीज है पार्शियल, उसको फिर हम क्या ट्रीट करते हैं? अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन बन जाती है। अच्छा सर, ये जो फ्रेमवर्क है ये जनरल पर्पस है उसके लिए दिए गए, क्योंकि अगर स्पेशल पर्पस है तो उसमें तो ये फ्रेमवर्क बन जाएगा ना, सप्लीमेंट्री लॉ और रेगुलेशन सेपरेट बन जाएगा। वो उस सूरत में बनेगा, ये फ्रेमवर्क सबके लिए है, जनरल या स्पेशल हो। लोकल लॉज उस वक्त फ्रेमवर्क बनते हैं जब वो ए से लेके जी तक हर चीज को डिस्कस कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो जरूरी है, तब बनेगा, वरना नहीं। हाँ जी, अगर देखें, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक बनाएं, सिर्फ जो उसका फेस है, फॉर्मेट है, वो हमारे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक बनाएं, क्या ये फ्रेमवर्क बन गया कि सप्लीमेंट है? सप्लीमेंट है। लेकिन अगर वो कहते हैं जी हमने हर चीज़ बना दी है कि एसेट्स कैसे रिकॉग्नाइज होंगे, एक्सपेंसेस कैसे होंगे, लाइबिलिटीज वगैरह कैसे होगी, हर चीज़, तो फिर वो बनेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की एग्जांपल थी। ठीक है जी, चलिए। सप्लीमेंट का मतलब हमेशा जहन में रखिए, बस थोड़ी सी उसने रिक्वायरमेंट्स अपनी ऐड की हैं उसके अंदर। चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपके आज के लेक्चर की तरफ चलें। अच्छा, आज के लेक्चर में देखिए, स्टैंडर्ड में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि थ्योरी वाली होती हैं, तो उनकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती। ठीक है, मैं आपको ना पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि कहीं आप यही ना समझ रहे हो कि सर कुछ स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। ठीक, हर पैराग्राफ अहम नहीं है, और हमने जब डिसीजन करना ना कौन सा पैराग्राफ अहम है कौन सा नहीं, तो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन करना है। मैं आपको पहले फ़र्क बता दूं इसका, प्रैक्टिस का और एग्जाम का फ़र्क क्या है। हमारा स्टैंडर्ड है ISA 706, वो ये कहता है कि कोई भी मैटर अगर यूजर्स के लिए फंडामेंटल है फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स में एमसीक्यू मैटर दे, और फिर उसके बाद समझाने के लिए मिसालें दे रहा है। रूल उसने ऊपर बता दिया, समझाने के लिए मिसालें दी। जब हम प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे लिए ज़्यादा अहम चीज़ होती है रूल, क्योंकि प्रैक्टिस में ज़रूरी नहीं वही 5-6 एग्जाम्पल्स आएँ जो स्टैंडर्ड ने दी है। प्रैक्टिस आपको पता है कम्प्लेक्स है, उसमें और भी सिचुएशन आ सकती है जिनमें एमसीक्यू मैटर आना चाहे। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम क्या चीज़ होती है? रूल। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन ज़्यादा अहम क्या चीज़ है? एग्जाम्पल, क्योंकि समटाइम्स, मैनी टाइम्स वो एग्जाम्पल्स में से उठा के कोई केस बना देता है। तो हम पढ़ेंगे दोनों चीज़ें, लेकिन ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करें? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसी तरह जब मैं कोई स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ तो पास पेपर भी चूँकि साथ साथ सॉल्व हो रहे, तो अंदाज़ा हो जाता है कि एग्जामिनर किस किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है और कौन सी चीज़ प्रैक्टिस के लिए। तो जो चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है उसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करता। तो मे भी आपको लगे कि घर जाके जब आप स्टैंडर्ड पढ़ें कि ये 2 सफ़े हैं और सर ने इसको 5 मिनट में भुड़का दिया है, और ये एक पैराग्राफ है, इसके ऊपर आधा घंटा लगा दिया। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो एग्जाम इम्पोर्टेंस उसकी रीज़न थी। जैसे आज के लेक्चर में जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत सी एग्जाम्पल्स बताता है मिस स्टेटमेंट की और स्कोप लिमिटेशन की भी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स वो टेस्ट करता है, कुछ को टेस्ट नहीं करता।
वो सिर्फ थ्योरी के तौर पे समझ लीजिए कि क्लासिफिकेशन इस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपके साथ ब्रीफली उसको डिस्कस करूंगा। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट अहम है ना, वो लादा निकाली हुई हैं, उनको मैं एक एक डिस्कस करूंगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड ने ऐसी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। ये बात समझ आई? जैसे उसने कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं की मिस स्टेटमेंट। अब ये सीफैप लेवल पे ये थोड़ी पूछेगा, सीफैप लेवल पे कुछ और पूछेगा, सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन की बात पूछ सकता है, इम्पेयरमेंट का डिस्क्लोजर नहीं दिया, रिकॉर्डिंग कर ली डिस्क्लोजर नहीं दिया, इस तरह के केसेस पूछ सकता है, ठीक है। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसके ऊपर पूछ सकता है, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, वगैरह वगैरह। तो हम जो डिस्कशन कर रहे होंगे स्टैंडर्ड की, इन शॉर्ट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट सारे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। लेकिन किसी कंसेप्ट के अंदर ज़्यादा घुसना है हमने, किसी को ऊपर ऊपर से करना है, ये मेरी एग्जाम इंपॉर्टेंस को सामने रख के डिसीजन होगा। स्टैंडर्ड जो हम कवर करने जा रहे हैं आज वो है 705। रिलैक्स हो जाए, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 705 कैफ लेवल पे कर चुके हैं। सिर्फ मैंने उसको रिफ्रेश करना है, कुछ एक एग्जाम्पल्स डिस्कस करनी है आपके साथ, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है हमने, ठीक है। असल जो डिफरेंस आएगा ना वो प्रैक्टिस की वजह से आएगा, कंसेप्ट की वजह से नहीं। कंसेप्ट आप देखेंगे तकरीबन सारे कंसेप्ट्स आज के लेक्चर में डिस्कस होने हैं वो कैफ 9 पे पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपका रिफ्रेश कर रहा होगा कंसेप्ट। स्टैंडर्ड है 705 मॉडिफाइड। ये स्टैंडर्ड दो चीज़ें डिस्कस करता है सिर्फ, छोटे छोटे और भी कंसेप्ट है, लेकिन 90% जो स्टैंडर्ड है वो दो चीज़ें डिस्कस करता है सिर्फ। पहली चीज़ डिसाइडिंग अबाउट मॉडिफाइड ओपिनियन, कब मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, और दूसरी चीज़ ड्राफ्टिंग ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन को ड्राफ्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है। अब देखिए, अब हमने शुरू कहाँ पे कर रहे हैं, कल ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी, आज उसका हमने सबसे अहम सेक्शन उठाया, सबसे अहम पैराग्राफ कौन सा, ओपिनियन, उसको सीख रहे हैं, उसमें क्या ऊंच नीच वेरिएशन हो सकती है। फिर इसके बाद अगला पैरा सेक्शन उठाएंगे रिपोर्ट का, उसको सीखेंगे, फिर अगला पैरा उठाएंगे, उसको सीखेंगे, इसी तरह चलता जाएगा जब तक रिपोर्ट के सारे पैराग्राफ खत्म नहीं हो जाते। तो आज सबसे अहम ISA 705। ISA 705 किस चीज से रिलेट करता है, मॉडिफाइड ओपिनियन। ये हमें दो चीजें सिखाता है, डिसाइडिंग मॉडिफाइड ओपिनियन, ड्राफ्टिंग मॉडिफाइड ओपिनियन। डिसाइडिंग मॉडिफाइड ओपिनियन, ड्राफ्टिंग मॉडिफाइड। डिसाइडिंग मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है कि हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम कैसे डिसाइड करेंगे इस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। और याद रखें, ये टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड करना ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे अहम डिसीजन होता है, सबसे अहम डिसीजन। बाकी डिसीजन चाहे सारे गलत हो जाएं, ये डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो बाकी भी नहीं होने चाहिए, लेकिन ये डिसीजन सबसे अहम है। तो 705 हमें दो चीजें कौन सी सिखाता है, डिसाइड, हाँ, कब ओपिनियन मॉडिफाइड, कब ओपिनियन मॉडिफाई करना है और ड्राफ्ट कैसे करना है, ठीक है। तो हम भी अपने लेक्चर को दो हिस्सों में लेके चलेंगे। पहले ये डिसीजन करना सीखेंगे कि ओपिनियन मॉडिफाई कब करना है, फिर सीखेंगे ड्राफ्ट कैसे करना है। तो पहले क्या सीखें, मॉडिफाई कब कर, पहले ये डिसीजन होगा ना क्वालिफाइड एडवर्स, तो फिर उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग की बारी आई। अच्छा चलिए, वो कहता है जी जो ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है, ओपिनियन मॉडिफाई होता है, वो दो में से किसी एक चीज की वजह से होगा हमेशा, या तो मिस स्टेटमेंट की वजह से या स्कोप लिमिटेशन की वजह से। मिस स्टेटमेंट क्या है, कहता है जो IFRS रिक्वायर करें उसमें, या जो फ्रेमवर्क रिक्वायर करे। अच्छा, आइंदा जब मैं फ्रेमवर्क बोलूं या IFRS बोलूं, दोनों का मतलब आपने एक ही समझना, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता फ्रेमवर्क IFRS है। जो IFRS रिक्वायर करें उसमें और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसमें जो फर्क है वो है मिस स्टेटमेंट। IFRS जो डिस्क्लोजर काउंटिंग रिक्वायर कर रहे हो और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन दोनों में जो फर्क होगा ये होगा मिस स्टेटमेंट। कोई एग्जांपल दे सकते हैं मिस स्टेटमेंट कीजिए। अच्छा, मिस स्टेटमेंट अमाउंट से भी रिलेट कर सकती है, क्लासिफिकेशन से भी रिलेट कर सकती है, डिस्क्लोजर से भी रिलेट कर सकती है।
ठीक जी मेरे भाई बताइए, कोई एक मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल दे दीजिए जो अमाउंट से रिलेट करती हो। इम्पेयरमेंट लॉस नॉट रिकॉर्डेड, शाबाश। कोई एक एग्जांपल दे दीजिए जो क्लासिफिकेशन से रिलेट करती हो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के दरमियान में मिस क्लासिफिकेशन, शाबाश। कोई एक एग्जांपल दे दीजिए जो डिस्क्लोजर से रिलेट करती हो, कंटिंजेंट लायबिलिटीज को डिस्क्लोज ना करना या रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज ना करना, ठीक है, बिल्कुल ये है डिस्क्लोजर से। तो उसका पता मिसस्टेटमेंट अमाउंट्स में भी हो सकती है, क्लासिफिकेशन में भी हो सकती है, डिस्क्लोजर में भी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। एग्जाम में आपने ये हरगिज नहीं डिसीजन करने होंगे कि मिस स्टेटमेंट किससे रिलेट करे। एग्जाम में सिर्फ एक ही डिसीजन करना है, ये मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है, ये स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं है, आगे फर्दर कोई डिसीजन नहीं करना, ठीक है। ये मैं इसलिए ये कर दिया कि आप इसके अंदर ना स्टैंडर्ड जाएंगे ना, उसके क्लासिफिकेशन के अंदर उसने डिस्कशन की हुई है स्टैंडर्ड में, ठीक है, लेकिन वो डिस्कशन पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन उसका एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चलते हैं। ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है, या तो मिस स्टेटमेंट होगी या स्कोप लिमिटेशन होगी। मिस स्टेटमेंट पता चल गया क्या है मिस स्टेटमेंट, IFRS और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क। स्कोप लिमिटेशन क्या है, ऑडिटर एविडेंस हासिल ना कर सके। अच्छा गौर से सुनेगा, मैंने ये नहीं कहा ऑडिटर प्रोसीजर ना परफॉर्म कर सके, क्या कहा, एविडेंस ना हासिल कर सके, वो स्कोप लिमिटेशन होगा। प्रोसीजर परफॉर्म ना कर सके और एविडेंस हासिल ना कर सके, दोनों में फ़र्क है। प्रोसीजर पर फ़र्क सुनिए ज़रा। IS एक स्टैंडर्ड है हमारा IS 505, वो ये कहता है डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करो, लेकिन सम टाइम क्लाइंट कहता है किसी रीज़नेबल जस्टिफिकेशन की वजह से कि डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करो, रिक्वायर्ड प्रोसीजर था परफॉर्म नहीं कर सके, क्या करे, क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? स्कोप लिमिटेशन नहीं, अभी नहीं है। क्यों, क्या करना है, हमने अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करनी है। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया तो ठीक है, अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिला तो ये स्कोप लिमिटेशन है, ठीक है। इस सिचुएशन में अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, जल्दी से बताइए। डेटर को कंफर्म, इनवॉइस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक कर लें, इनवॉइसेस वगैरह बाद में जो कलेक्शन वगैरह होती है उसको चेक कर लें, खत्म कर लें। हाँ ठीक है, ये दो बातें बताते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कलेक्शन, एविडेंस है, समझ लग गई, ठीक है। एक और स्टैंडर्ड है IS 501, वो ये कहता है क्लाइंट की इन्वेंट्री हो तो फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, लेकिन बैलेंस शीट डेट पे किसी वजह से हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सके, मे बी कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शंस थे, मे बी हमें किसी वजह से पॉइंट बाद में किया गया, क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? अभी नहीं है, अभी है प्रोसीजर रिक्वायर्ड था परफॉर्म नहीं कर सके, स्कोप लिमिटेशन नहीं। कब स्कोप लिमिटेशन बनेगी? अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ना हासिल कर सके। तो हमारी पहली कोशिश होगी अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस हासिल करना। अब अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं? रिकंसिलिएशन बना दें, ये तो काउंटर वाला काम है रिकंसिलिएशन बनाना, उसको चेक कैसे करेंगे? ऑडिटर वाला काम भी बताएं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, शाबाश, वो परचेज और सेल क्लियर हो गया। एग्जांपल समझ आ रही? अगली एग्जांपल सुने। एक स्टैंडर्ड है ISA 510, वो ये कहता है कि अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, इस साल का ऑडिट किसी और ने किया, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी जिम्मेदारी है? क्या हमें ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना चाहिए जो प्रीडिसेसर ऑडिटर वेरीफाई कर चुका है? क्या कितने स्टूडेंट का ख्याल है करना चाहिए? फौरी हाल है। कितने स्टूडेंट का ख्याल है नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो प्रीडिसेसर ऑडिटर कर चुका है, डुप्लीकेट ऑडिट हो जाएगा। स्टैंडर्ड कहता है भाईजान इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदारी है और इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक का इंपैक्ट, ओपनिंग बैलेंसेस का इंपैक्ट आता है, उसके बगैर कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरीफाई नहीं होते, तो आपने उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। उसको क्यों? क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। ये कौन सा स्टैंडर्ड इशू डिस्कस करता है? 510, ISA 510। लेकिन मुझे ये बताइए, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ही वेरीफाई करना हमारे लिए मुश्किल होता है, ओपनिंग स्टॉक साल पहले की फिगर कैसे वेरीफाई करें? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। साल पहले टाइम मशीन में बैठ के थोड़ी वेरीफाई कर सकते हैं, क्या करें?
हाँ, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। अल्टरनेटिव प्रोसीजर एक तो यही हो सकते हैं जो आपने भी बताया है, रिकंसिलिएशन, रिवर्स वर्किंग। भाई 15 दिन की रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं तो 150 दिनों की भी कर सकते हैं, ठीक है, 400 दिन की भी कर सकते हैं रिवर्स वर्किंग। वरना इसे भी आसान हल है क्या, प्रीडिसेसर ऑडिटर के वर्किंग पेपर ले लें, एविडेंस उधर ही छुपा हुआ सारा वो एविडेंस। अगर ये प्रोसीजर पर अल्टरनेटिव प्रोसीजर है, एविडेंस ले लिया अच्छी बात, नहीं एविडेंस लिया तो स्कोप लिमिटेशन। तो ये स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल समझ आई। चलिए आगे और भी एग्जांपल दी जा सकते हैं, मेरी कोशिश थी स्टैंडर्ड में से उठा के एग्जांपल आपके सर उनको। हाँ, एग्जांपल ठीक है। स्कोप लिमिटेशन में एक इशू हो सकता है क्या, कि स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट भी हो सकती है, बाय सर्कमस्टेंसेस भी हो सकती है, ठीक है। रीजनल स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसने एक तीसरी टाइप भी बताई हुई है, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस में क्लासीफाई कर रहा हूँ क्योंकि उसमें फर्क नहीं पड़ता। स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस क्या होगी, जिसमें मैनेजमेंट का कसूर नहीं है। बाय मैनेजमेंट क्या होगी, जिसमें मैनेजमेंट का कसूर है। हमने मैनेजमेंट से कहा भाई सेल इनवॉइसेस लाओ, उसने कहा सर जल गई हैं, मैनेजमेंट का कसूर है नहीं है, नहीं नॉर्मली आग लगने पे है, यही मैनेजमेंट का कसूर नहीं है। लेकिन अगर जली नहीं है, नहीं जलाई भी नहीं, जलाई नहीं अज्यूम करना आपने, मैनेजमेंट कह रही है कि जी हमारे पास नहीं है, गुम हो गई है कहीं, हमें प्रोवाइड नहीं कर रही, और हमें शक है कि जानबूझ के प्रोवाइड नहीं कर। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है अगर मैनेजमेंट के पास, बाय सर्कमस्टेंसेस। रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, मैनेजमेंट हमें स्टॉक आउट नहीं करने दे रही, क्यों, कोरोना की वजह से मैनेजमेंट स्टॉक आउट नहीं करने दे रही, क्यों, वो कह रहे हैं नहीं सर नहीं करने देना आपको स्टॉक आउट, कोई वैलिड रीजन नहीं है, बाय मैनेजमेंट। दोनों में फर्क लग रहा है आपको कोई, एज ऑडिटर कौन सी सिचुएशन ज्यादा स्वेयर है? इंपैक्ट रिपोर्ट पे दोनों का सेम आएगा, लेकिन इसकी वजह से हमारा रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। वो आगे बता रहा है कोर्स ऑफ एक्शन। अगर कभी स्कोप लिमिटेशन हो क्या करना है, अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म ना कर सके आप क्या करना है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाना है। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिल सका तो क्या करना है, ओपिनियन मॉडिफाई कर दें। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया ना तो कहानी यहीं खत्म, लेकिन अगर एविडेंस नहीं मिला तो फिर ओपिनियन मॉडिफाई कर दें, कहानी यहां खत्म कर दे क्या, नहीं। अगर ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है तो फिर हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी भी डाउटफुल हो जाए, होनी भी चाहिए, मैनेजमेंट बिना वजह पाबंदी लगा रही। ये क्लियर, स्कोप लिमिटेशन। इनहेरेंट रिस्क बढ़ जाएगा, बस ये डिसीजन कर लिया था, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, कौन सा रिस्क बढ़ेगा, कौन सा इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल। आई कैप नहीं पूछता होता ये टाइप, और आई कैप ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहा है। आई कैप की आपको एक आदत बताता हूं, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप किसी स्टैंडर्ड के अंदर घुस जाए, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको तकरीबन सारे स्टैंडर्ड्स का पता हो, क्योंकि समझ वो कवरेज एक्सपेक्ट करता है, डेप्थ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। बहरहाल आपको पता है पलटा खाने को कभी भी खा सकता है, लेकिन उसका एक जनरल अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने अगर ये देख लिया ना कि रिस्क बढ़ गया किसी भी चीज की वजह से, ये इनफ नॉलेज है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जी। अच्छा, अब मिस स्कोप लिमिटेशन का कोर्स ऑफ एक्शन बताया ना, मिस स्टेटमेंट का भी अगर हमें कोई मिस स्टेटमेंट नजर आ जाए, क्या फौरी तौर पे ओपिनियन मॉडिफाई कर दें, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें ठीक कर ले तो बहुत अच्छी बात, और ना ठीक करे तो फिर डायरेक्टर्स को बताएं, क्या शायद डायरेक्टर मैनेजमेंट के कान खींचे। अगर डायरेक्टर्स के बताने के बावजूद भी ठीक नहीं हुई फिर क्या करें, फिर ओपिनियन। फिर अगर मटेरियल है या परवेसिव है तो ओपिनियन मॉडिफाई कर दें। अगर इमटेरियल है मिस स्टेटमेंट तो फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा, प्रोवाइडेड एग्रीगेट और क्वालिटेटिव भी इमटेरियल।
अनमोडिफाइड होगा। लेकिन मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं ताकि बाद में हम इल्ज़ाम ना लगाए कि आपने एक मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की थी, करेक्शन नहीं की। भाई ये समझ आ गया। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि जब कभी ओपिनियन मॉडिफाई करना होगा हमने दो केसेस में करना होगा, या मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेड। और अभी हमने मिसस्टेटमेंट के बारे में सीखा कि क्या एग्जाम्पल हो सकती है, 2-3 एग्जाम्पल्स, और कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर ऑडिटर के सामने मिसस्टेटमेंट आ जाए, और स्कोप लिमिटेशन के बारे में सीखा। ठीक है, और अगर स्कोप लिमिटेशन हो तो क्या करना है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दे ताकि यहाँ पे चेक पॉइंट बना लूँ मैं अपना। अगर मिस स्टेटमेंट आई, हमने मैनेजमेंट से कहा करेक्ट करो, उसने कर दी, हम रिपोर्ट में बताएंगे कि मिस स्टेटमेंट थी और हमने करेक्ट कर दिया है? नहीं, हम हमेशा जो ओपिनियन देते हैं वो फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर देते हैं, जो करेक्शन जो शेयर होल्डर्स के पास जाना है। पहले जो मर्जी तो भाई फिरी हो, अगर मैनेजमेंट साथ साथ ठीक करती रही है और शेयर होल्डर के पास जो ड्राफ्ट जाना है वो ठीक है, तो हम हमेशा कौन सा ओपिनियन देंगे? अनमोडिफाइड। और उसमें करेक्टेड मिस स्टेटमेंट का कहीं जिक्र नहीं आएगा। लेकिन आपने प्रैक्टिस में भी देखा होगा, जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का तो हम रिकॉर्ड रखते हैं, करेक्टेड का भी रखते हैं। कुछ उन्हें बता सकता है करेक्टेड मिस स्टेटमेंट का रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है? QCR के लिए, रिस्क असेसमेंट, अगले साल की रिस्क असेसमेंट के लिए कि भैया इस पिछले साल इस एरिया में इतनी ज़्यादा गलतियां थीं, अगले साल भी चांसेस हैं मैनेजमेंट ने वही काम किया हो। और मैनेजमेंट अक्सर वही काम करती है, जिस एरिया में इस साल अक्रूवल नहीं ना डाली वो तकरीबन श्योर होता है अगले साल भी उस एरिया में अक्रूवल नहीं डालनी उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए हम रिकॉर्ड रखते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे? डायरेक्ट स्कोप लिमिटेशन डायरेक्ट की तरफ जाएंगे, अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। लेकिन उस सूरत में अल्टरनेटिव प्रोसीजर से अगर हमें एविडेंस मिल भी जाए तो हम थोड़ा डर जाते हैं कि हाँ इंटेग्रिटी की वजह से। ठीक है, और नॉर्मली यहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होते हैं भला? अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करके कहना कि सर मैनेजमेंट को मना करें। यहाँ पे सबसे अहम अल्टरनेटिव प्रोसीजर यही होता है। ठीक है, तो अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, स्टैंडर्ड ये कहता है स्टिल अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस लेने की कोशिश कर सकते हैं आप। और कोई क्वेश्चन? ये उसमें क्या करेंगे? रिस्क बढ़ जाएगा। अगर एग्जाम्पल से ले, इन्वेंट्री थी मैनेजमेंट ने बगैर किसी रीज़न के हमें कहा इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सकते आप। हमने कहा ठीक है इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सकते। अब देखें मैं बैठा सोच रहा हूँ, वजह कोई भी नहीं थी, कोरोना शरोना भी नहीं, लॉकडाउन भी खुल गया सारा, फिर भी नहीं हमें चेक करने दिया। लगता है कोई फ्रॉड है, फेक इन्वेंट्री है, बैलेंस शीट में 50 लाख शो करवाया, अंदर मुझे लगता है कुछ भी नहीं है, रेत पत्थर है, तो कोई फ्रॉड है। और अगर फ्रॉड है तो क्या मैनेजमेंट ने सिर्फ इन्वेंट्री में ही फ्रॉड किया होगा कि अगर डेटर्स में दाव लगा उधर भी किया होगा, उधर भी किया होगा? सिर्फ डेटर्स में किया होगा या फिक्स एसेट में भी हो सकता है किया हो? तो मेरा रिस्क इन, जब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल होगी, अब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है तो मैनेजमेंट तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बैठी हुई है ना, वो तो सारी फाइनेंस इन्फ्लुएंस कर रही है, तो मेरी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्क इन्फ्लुएंस हो जाएगा। यानी मेरा रिस्क हर बाकी के एरियाज में भी इंक्रीज हो जाएगा। मेरे बाकी के इस एरिया में तो मैंने ओपिनियन मॉडिफाई करना ही करना है स्कोप लिमिटेशन की वजह से, बाकी एरियाज में भी अपने प्रोसीजर बढ़ा दूंगा इंटेग्रिटी डाउटफुल होने की वजह से। चलिए, अभी तक हमने ये सीखा कि ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन कब दिया जाता है? जब कोई मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन हो, और हमने पढ़ लिया। अच्छा, वैसे मेरा दिल कर रहा है कोई एग्जांपल्स 2-3 आपके साथ शेयर कर लूं, वैसे लिखी हुई है, घर जाके आप पढ़ लीजिएगा जो स्टैंडर्ड नोट शेयर किए हैं। कुछ एसेट्स की रीवैल्यूएशन की, कुछ की नहीं की। मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन, मिस स्टेटमेंट, करेक्ट। अच्छा, ये वो टॉपिक है हमारे ऑडिट में मिस स्टेटमेंट डिसाइड कर, जिसके लिए आपका CFAB 1 पढ़ना मैं रिकमेंड करता हूँ, सिर्फ इस टॉपिक के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग के कंसेप्ट टेस्ट होता है। जैसे
अर्निंग पर शेयर, प्राइवेट कंपनी ने अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज नहीं की, मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है? कुछ भी नहीं, क्योंकि IAS 33 क्या कहता है? लिस्टेड कंपनी के लिए जरूर, शाबाश, ठीक है। तो इसमें कुछ अकाउंटिंग की रिक्वायर, लेकिन मेरी कोशिश होगी जितनी को वो ऑडिट के हद तक टेस्ट कर रहा है उनकी लिस्ट बना के कुछ मैंने आपके सामने रख दी है, कुछ मजीद भी आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक। चले आप ये पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप शेयर कर लीजिएगा। अच्छा, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है, अगला क्वेश्चन क्या होता है भला, इसका इफेक्ट क्या है? हमारे पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में जितने भी इफेक्ट्स हैं ना किसी भी चीज़ के, मिस स्टेटमेंट को, वो 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के। सबसे छोटा जिसे कहते हैं क्लियरली ट्रिवियल, ये इस स्टैंडर्ड में नहीं किसी और स्टैंडर्ड में डिस्कस हुआ है, क्लियरली ट्रिवियल, ठीक है। क्लियरली ट्रिवियल ऐसा होता है जिससे नीचे की मिस स्टेटमेंट आपने कंसीडर इग्नोर कर देनी है, इग्नोर कर देनी है। ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख प्रॉफिट है ना, तो 10, 12, 15, 50 से नीचे नीचे की मिस स्टेटमेंट, यह क्लियरली ट्रिवियल। इससे नीचे को तो आपने देखना भी नहीं, इसकी तरफ मुंह भी नहीं करना। फिर इससे बड़ा लेवल आता है, उसे कहते हैं इममटीरियल। इममटीरियल वो होती हैं जिनसे यूजर्स के डिसीजन को इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने मटेरियलिटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, लिखी भी हुई है, आइटम आर कंसीडर मटेरियल इफ द इंडिविजुअल इन एग्रीगेट कुड रीजनबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन। तो अगर कोई मिस स्टेटमेंट यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करे वो मटेरियल है, और अगर यूजर के डिसीजन को इफेक्ट नहीं कर रही इममटीरियल, यानी अहम नहीं है वो यूजर के लिए, वो कहलाती है इममटीरियल। जैसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, तो इसमें शायद कोई 700-800 की मिस स्टेटमेंट तकरीबन, ये क्या होगी? इममटीरियल। 70-80 की क्लियरली ट्रिवियल, 700-800 की। अब देखें 1 लाख का प्रॉफिट होगा, 1 लाख का नहीं आया, 700-800 कम आ गया, 99,000 का, यूजर को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यह है इममटीरियल। इममटीरियल से ऊपर आ जाए मटेरियल, इससे यूजर का डिसीजन इफेक्ट होता है। जैसे 700-800 नहीं, 7-8,000, 15-20,000, ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल होगी। और इससे भी ऊपर जाएं परवेसिव, जो कि 50%, रफली बता रहा हूं, स्टैंडर्ड वर्ड यूज करता है, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करे। हम उसको आसानी के लिए इंटरप्रेट कर लेते हैं कि जो 50% से ज्यादा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करे, यानी 1 लाख में से 60-70 हज़ार की प्रॉब्लम्स हैं, ये होती है परवेसिव, ठीक है। फर्क समझ आया? जब परवेसिव हो कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन, तो हम कहते हैं तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फारिग है, क्योंकि 20-30 हज़ार से फर्क भी कोई नहीं पड़ता, 60-70 हज़ार तो गलत है ना। अगर फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट मटेरियल हो, तो हम कहते हैं कि ये इशू की वजह से मसला है, लेकिन बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, हम कहते हैं एक आधा एरिया गलत है डेटर्स का या ये इन्वेंट्री का, बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। ये कब करते हैं? मटेरियल के केस में। इममटेरियल हो तो हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड वेव प्रेजेंट करती हैं। क्लियरली ट्रिवियल हो तो भी हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करती है। लेकिन क्लियरली ट्रिवियल और इममटेरियल में फ़र्क क्या है? स्टैंडर्ड कहता है क्लियरली ट्रिवियल को तो आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है, इममटेरियल को आपने इग्नोर नहीं करना, अपने पास ऐड करते जाएं। क्यों? रीजन सुन लीजिएगा, एक सेंटेंस में बताता है वो। वह कहता है इममटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट होकर मटेरियल बन सकती हैं, क्लियरली ट्रिवियल जितनी मर्जी एग्रीगेट हो जाए ये कभी भी मटेरियल नहीं बन सकते। तो इसलिए क्लियरली ट्रिवियल को कभी भी नहीं छेड़ना, इममटेरियल को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्यों? एग्रीगेट होकर मटेरियल बन सकते हैं। ये बात समझ आई? तो 4 लेवल बताए उन्होंने, क्लियरली ट्रिवियल, इममटेरियल, मटेरियल, परवेसिव, ठीक है। इममटेरियल, अब क्लियरली ट्रिवियल को मैं साइड पे कर रहा हूं। इममटेरियल मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन कौन सी होती है?
कौन सी होती है? जिसकी वजह से किसी को फर्क ना पड़े, ठीक है, जिसकी वजह से किसी को फर्क ना पड़े। आप फर्ज कीजिए कॉलेज की फीस 20,000 है, आप आए, पता उन्होंने कहा जी 25,000 है, ये मटेरियल है, इससे बहुत से स्टूडेंट का डिसीजन चेंज हो सकता है, हुआ भी होगा फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर वो कहे अच्छा 20,200 है, ठीक है, वो आपको कुछ नोट्स वगैरह देने होते हैं ना, वो 200 हमने डाल दिया, 200 की वजह से आपका डिसीजन चेंज नहीं होगा, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का डिसीजन चेंज नहीं होगा। ये 200 क्या है? इमटेरियल। लेकिन 20,000 है टोटल, तो 5,000 क्या है? मटेरियल, ठीक है। और अगर फीस डबल हो जाए, परवेसिव, ठीक है। तो इमटेरियल जिसकी वजह से यूजर का डिसीजन इफेक्ट नहीं होगा, मटेरियल जिसकी वजह से यूजर का डिसीजन इफेक्ट होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड ने डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन क्या कहता है? वो आइटम यानी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन मटेरियल होंगी जो इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट, ये अहम लफ्ज है, जो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट करें। यूजर कौन है? शेयर होल्डर। इकोनॉमिक डिसीजन क्या है? शेयर खरीदना है, बेचना है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर कह रहा है मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर। मटेरियलिटी की डेफिनेशन में ये 2 पॉइंट समझने वाले हैं। इंडिविजुअली एंड एग्रीगेट क्या कहता है? कहता है अगर मटेरियलिटी लेवल हमने डिसाइड किया 5,000, 3,000 की मिस स्टेटमेंट है, इमटेरियल है, एक 3,000 एक 4,000 की मिस स्टेटमेंट है, ये बताएं क्या है? इंडिविजुअली इमटेरियल, एग्रीगेट मटेरियल। क्या हम इसे मटेरियल समझें? यस, एग्रीगेट का लफ्ज हमें यही बता रहा है कि मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली अगर मटेरियलिटी लेवल को एक्सीड करती हैं तो भी मटेरियल है, और अगर इंडिविजुअली नहीं लेकिन इन एग्रीगेट मटेरियलिटी लेवल को एक्सीड करती हैं तो भी मिस स्टेटमेंट मटेरियल है। बराबर भी मटेरियल है, बराबर भी मटेरियल है। मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर का मतलब क्या है कि आपने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखने हैं। बाज़ औक़ात मिस स्टेटमेंट स्मॉल होती हैं लेकिन उनका इफेक्ट क्वालिटेटिवली मटेरियल होता है। रिलेटेड पार्टी जैसे फ्रॉड, ठीक है, अगर आपको पता चले किसी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, अमाउंट स्मॉल क्यों ना हो, आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप कहेंगे यार छोटा फ्रॉड है, कल को बड़ा भी हो सकता है। तो ये क्लियर होए। अच्छा आगे ये वैसे स्टैंडर्ड है हमारा IS 320 मटेरियलिटी का, उसमें ये डिटेल में डिस्कस हुआ है, लेकिन अभी चूंकि हमारी केस स्टडी में यूज़ होना है तो मैं चाह रहा हूँ आज लेक्चर एंड तक आपको इस काबिल बना दूँ कि आप केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि इस वीकेंड पे आपको असाइनमेंट देनी है फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे तक 2 दिन है, आपने पढ़ लेना है इसको, स्टैंडर्ड को। फ्राइडे को असाइनमेंट रिटर्न फॉर्म में आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अच्छा आगे चलते हैं। इसको स्टैंडर्ड से पढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड से पढ़ ले, लेकिन पहले नोट से पढ़ना है और कोशिश करनी है कि मेन आइडिया आपको पता हो क्या है, उसके बाद स्टैंडर्ड से खुल खिला के पढ़ें। परवेसिव कौन सी होती है? नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, जो किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन बहुत से एरियाज पे है वो परवेसिव है, और अगर एक एरिया पे है वो परवेसिव हो सकती है। हाँ, अगर वो अकेला एरिया बहुत बड़ा हो, वो अकेला एरिया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपने देखा होगा उसमें अकेले फिक्स एसेट 70-80% टोटल एसेट को कवर कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर फिक्स एसेट में स्कोप लिमिटेशन हो, ठीक है, तो वो इफेक्ट परवेसिव लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा अब इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब ये नहीं समझना आपने, अब यहां ध्यान से सुनिएगा अगला सेंटेंस मेरा। मटीरियलिटी और परवेसिव की डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, कंसेप्ट। परवेसिव में बताया कि वो मिस स्टेटमेंट जो नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट है, स्पेसिफिक सिंगल एलिमेंट, जिनका इफेक्ट एक एलिमेंट पे नहीं हो, मल्टीपल एलिमेंट्स पे हो, वो क्या होगी? परवेसिव। और अगर किसी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट एक एरिया पे है और वो अकेला एरिया इटसेल्फ सब्सटेंशियल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या होगा? इसका मतलब है एक एरिया में कोई प्रॉब्लम है, वो परवेसिव हो सकती है, मटेरियल हो सकती है, हो सकती है। अच्छा अब सुनिएगा, गलत कंसेप्ट क्या है, सही कंसेप्ट नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन गलत कंसेप्ट बताऊंगा।
सर एक एरिया में मिस स्टेटमेंट होगी वो हमेशा मटेरियल होगी, और बहुत से एरियाज में मिस स्टेटमेंट होगी वो हमेशा परवेसिव होगी। दोनों स्टेटमेंट गलत। ये स्टेटमेंट सर एक एरिया में मिस स्टेटमेंट होगी या स्कोप वो हमेशा मटेरियल होगी, क्यों गलत? ठीक है, वो एरिया अगर सब्सटेंशियल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, अकेला एरिया, तो वो परवेसिव भी हो सकती है। सर बहुत से एरियाज में, इसको पढ़ के अंदाजा लगा रहे होते हैं, सर बहुत से एरियाज में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होगी तो वो परवेसिव होगी, यही लिखा हुआ है। मैं कहता नहीं, इसमें भी अगर तो अमाउंट्स नहीं दी हुई ना तो फिर ठीक है, लेकिन अगर अमाउंट्स दी हुई है ना, पहले हमने अमाउंट्स का अंदाजा लगाना है अमाउंट्स की बेस पे। ये ना हो 1 लाख प्रॉफिट है, एक एरिया में 70 की मिस स्टेटमेंट, दूसरे में 150 की, तीसरे में 400 की, और आपके मिल मिला के परवेसिव हो गई। जब अमाउंट्स गिवन होंगी तो अमाउंट्स की बेस पे डिसीजन होगा। अगर अमाउंट्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में अमाउंट्स गिवन नहीं, फिर अगर मल्टीपल एरियाज में मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है, आप उसे परवेसिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये बात अभी आपको शायद समझ नहीं आई होगी। क्यों भला? क्योंकि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सामने नहीं है, तो मैं विजुअलाइज करवा के और खुद भी विजुअलाइज करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन सामने आएगा ना, फिर मैं आपको ये बता दूंगा। फिलहाल सुनते जाएं, अगर समझ नहीं भी आई बाद में रिलेट होगी ना तो क्लिक हो जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा बताइए, अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीख, पहले बताइए शुरू से ज़रा क्विक रिकैप करते हैं अभी तक का। स्टैंडर्ड कौन सा पढ़ रहे हैं? 705, जो क्या करता है, मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में बताता है। ये स्टैंडर्ड 90% स्टैंडर्ड सिर्फ 2 चीज़ें बताता है, एक कब ओपिनियन मॉडिफाई करना है, और दूसरा मॉडिफाइड ओपिनियन को ड्राफ्ट कैसे करना है। अभी तक हम क्या सीख रहे हैं? कब ओपिनियन को मॉडिफाई करना है। इसमें हमने ये सीखा ओपिनियन मॉडिफाई करने, जो मॉडिफाइड ओपिनियन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़, क्या जिस क्लाइंट का हमने ऑडिट किया है इसमें कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी, और दूसरी चीज़, अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी उसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल मटेरियल के परवेसिव। इसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं टाइप ऑफ ओपिनियन। कैसे डिसाइड कर सकते हैं सुन लें। और मैं ये कहा करता हूं कि जिस तरह आपको डेबिट क्रेडिट का रूल याद करवाते थे ना हम, कि सारी ज़िंदगी अकाउंटिंग में इस्तेमाल होगा, उसी तरह ये ऑडिट के डेबिट क्रेडिट है, आगे हर स्टैंडर्ड में यूज होगा, हर स्टैंडर्ड में ये डब्बे। ठीक है, मॉडिफाइड, जब कभी ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे अहम डिसीजन कर रहा होता है, यानी ओपिनियन के बारे में डिसाइड कर रहा होता है, क्या किस चीज को सामने रखेगा कि इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं थी। अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी, उसका इफेक्ट क्या था, इमटेरियल मटेरियल के परवेसिव। ठीक है, इन चीजों को सामने रख के डिसीजन करेगा। अब ये डिसीजन है अंदर जो ब्लू में है, और ये बाहर ब्लैक में वो चीजें जिनको सामने रख के डिसीजन करना है। अगर किसी ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं, या कोई मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, उसका इफेक्ट इमटेरियल है, कौन सा ओपिनियन? अगर मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट मटेरियल, कौन सा ओपिनियन? अगर मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट परवेसिव, कौन सा ओपिनियन? अगर स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट इमटेरियल, स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट परवेसिव। आगे ना, स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट मटेरियल, क्वालिफायर। ठीक है, अब आपको टाइप ऑफ ये ओपिनियन डिसाइड करना आ गया। और केस रिपोर्ट की केस स्टडी में ये, हर केस स्टडी में ये कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज बताइए, मिस स्टेटमेंट हो, इफेक्ट मटेरियल हो तो भी क्वालिफाइड ओपिनियन, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल हो तो भी क्वालिफाइड ओपिनियन। इसका मतलब है अगर किसी रिपोर्ट में लिखा हुआ ना क्वालिफाइड ओपिनियन, तो ओपिनियन सेक्शन पढ़ के मुझे पता नहीं चलेगा कि ये मिस स्टेटमेंट की वजह से है कि स्कोप लिमिटेशन की वजह से, नहीं पता। कैसे पता चलेगा फिर? बेसिस फॉर क्वालिफाइड। इसीलिए याद रखें, जब भी आपने एग्जाम की केस स्टडी सॉल्व करनी है तो आपने कहना है ये इफेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इसका इफेक्ट मटेरियल है, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस
क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के खत्म कहानी। आगे क्या लिखेंगे? ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर ओपिनियन नहीं, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। शाबाश, ठीक है भाई, जो ऊपर ओपिनियन उसी की बेसिस आएगी ना, ऊपर क्वालिफाइड है नीचे भी क्वालिफाइड होना चाहिए भाई, ये समझ आ गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए, ये एक कंसेप्ट है, नॉर्मली कैफ लेवल पे हम सिखाते होते हैं और पढ़ के शायद आपको समझ आ भी गई होगी, लेकिन चूंकि केस स्टडी में यूज़ करना होता है इसलिए एहतियातन आपसे पूछ रहा हूँ कि केस स्टडी में डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देता है जिससे हमने अंदाज़ा लगाना होता है कि इफ़ेक्ट क्या है। ये आपको सिखा दूं कि पता है? अच्छा चलें, ठीक है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है? बेसिकली कंसेप्ट ये है कि एग्जाम के क्वेश्चन में हमें, अब देखिए ये डेफिनेशन दे दी ना, प्रैक्टिकली तो डेफिनेशन यूज करेंगे आप। एग्जाम में डेफिनेशन से डिसाइड नहीं करना कि इफेक्ट इमीडिएट मटेरियल के परवेसिव, केस स्टडी की गिवन इंफॉर्मेशन से डिसाइड करना है। तो केस स्टडी में कितनी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कितने उसके दाव पेच हो सकते हैं जिससे वो हमें घेरने की कोशिश करेगा, और हर केस में हमने कैसे डिसीजन करना है कि इफेक्ट क्या है, इमटेरियल मटेरियल परवेसिव, ये बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सटेंडेड नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये ना समझे कि कोई बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, कि केस स्टडी में अगर आप इसको कुछ भी ना सीखें, 5-7 केस स्टडी करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से डिसीजन करना है। लेकिन फिर भी अगर अभी सीख लेंगे तो 5-7 केस स्टडी की बचत हो जाएगी। सीख क्या रहे हैं हम? एग्जाम की केस स्टडी में कैसे डिसाइड करना है कि जो उसने, ये डिसीजन हम कर चुके हैं कि मसला जो है ना ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप, ये डिसीजन कर लिया। अब अगला डिसीजन करने जा रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या है। सुन लें, पहली सिचुएशन, क्वेश्चन में उसने लिखा होगा कि मिस स्टेटमेंट है 40 लाख की और इसको हमने मटीरियलिटी लेवल के साथ कंपेयर करना होता है डिसाइड करने के लिए मटेरियल है कि नहीं। पहली सिचुएशन, मटीरियलिटी गिवन होगी, उसने क्वेश्चन में खुद बताया होगा मटीरियलिटी है 50 लाख, या मटीरियलिटी गिवन होगी, या उसने कोई परसेंटेज दी होगी, बेंचमार्क परसेंटेज, कि भाई मटीरियलिटी फैसला हुआ, मटीरियलिटी 10% ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया होगा, उसका 10% मल्टीप्लाई करेंगे, मटीरियलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? तो मुझे बताइए, एक क्वेश्चन कर रहे हैं आप, उसमें मटीरियलिटी आ गया 40, मटीरियलिटी 50 लाख, मिस स्टेटमेंट की अमाउंट है 40 लाख, उसने क्वेश्चन में खुद से कह दिया कि मटीरियलिटी लेवल इज 50 लाख। बताइए इफेक्ट क्या है? इमटेरियल। क्या लिखेंगे ओपिनियन में? क्या लिखेंगे? ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन। बस खा गए मार। फिर बताएं, मटीरियलिटी लेवल 50 लाख, मिस स्टेटमेंट 40 लाख, क्या लिखेंगे? ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन। बस आधा नंबर छोड़ दिया आपने। प्रोवाइडेड मिस स्टेटमेंट इज आल्सो इमटेरियल ऑन एग्रीगेट एज वेल एज क्वालिटेटिव बेसिस। ये नहीं लिखना भाई, मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली इमटेरियल, एग्रीगेट होके मटेरियल नहीं हो सकती, यहां पे बताया नहीं था। मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली इमटेरियल हो, क्वालिटेटिव बेसिस पे मटेरियल, नेचर की बेस पे मटेरियल हो सकती है, बताया नहीं था यहां पे। आइंदा एहतियात रखिएगा, कोई मसला नहीं है, आइंदा एहतियात रखिएगा। पहला केस क्या है? एग्जाम में उसने मटेरियलिटी लेवल खुद से दिया होगा, या उसने प्रॉफिट दिया होगा और कहा होगा प्रॉफिट का 10% मटेरियलिटी है, हमने क्या करना है? प्रॉफिट के 10% लेके वो मटेरियलिटी क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा केस, उसने प्रॉफिट दिया हुआ है या अदर बेंचमार्क, ये सबसे ज्यादा केस स्टडी में यूज होता है ये वाला केस। मिस स्टेटमेंट बताई होगी और बताया होगा प्रॉफिट इतना है और टोटल एसेट्स इतने हैं,
सबसे पहली चीज हमने डिसीजन करना है प्रॉफिट को उठाएं मटेरियलिटी के लिए कि टोटल एसेट्स को। प्रॉफिट को याद रखें, प्रॉफिट को प्रेफर करना है और प्रॉफिट को बेस बनाएं तो मटेरियलिटी परसेंटेज क्या होनी चाहिए 5%। और अगर टोटल एसेट्स को बेस बनाएं तो परसेंटेज 1% या 0.5 भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन 1% यूज करें आप। 0.5% भी एक्सेप्टेबल है जी टोटल एसेट्स का, बिल्कुल ठीक। क्लियर हो गया? तो मुझे बताइए अगर क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट और टोटल एसेट्स दोनों दिए हैं, बेंचमार्क के लिए किसको उठाएंगे और क्या परसेंटेज लगाएंगे? फिर बताइए अगर क्वेश्चन में उसने नेट लॉस और टोटल एसेट्स दोनों दिए हैं, बेंचमार्क किसको बनाएंगे? हाँ, अब की बार नेट लॉस को नहीं बेंचमार्क बनाना, मटेरियलिटी नेगेटिव नहीं होती। अब की बार क्या करना है? टोटल एसेट्स को बेंचमार्क और परसेंटेज क्या लगाएंगे 1। क्लियर होगी ये बात? तो अगर दोनों दिए हुए हैं तो प्रॉफिट को उठाना है, ध्यान में रखिएगा, टोटल एसेट्स को नहीं उठाना। ये बात समझ आ गई? अच्छा, फर्ज कीजिए उसने क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया, प्रॉफिट भी नहीं दिया, बेंचमार्क भी नहीं दिया, सिर्फ मसला डिस्कस कर दिया कि क्लाइंट ने ये रिपेयर एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर दिया। कितने का है जी? 5 लाख का। मटीरियलिटी लेवल के बारे में कुछ नहीं बताया। हम दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी से क्या मुराद है? अगर इफ करके इफ इफेक्ट इज मटीरियल तो कौन सा ओपिनियन? इफ इफेक्ट इज परवेसिव तो कौन सा ओपिनियन? एडवर्स। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होती है एग्जाम में। उसके बाद ये इमटेरियल का जिक्र नहीं करना। कंसेप्चुअली सोचें तो करना चाहिए। जैसे सोल्यूशन देखे उसने कभी नहीं किया होता, मार्किंग स्कीम देखे उसने कभी नहीं नंबर रखा हुआ इमटेरियल का, तो हम भी फिर यही सजेस्ट करते हैं कि करने की जरूरत नहीं है। थर्ड कौन सा? नथिंग मेंशन। अगर उसने ये तो केस स्टडी में बताया हुआ है कि ये मसला है, मिस स्टेटमेंट की अमाउंट इतनी है, लेकिन इफेक्ट ऑन ओपिनियन के लिए हमें पता होना चाहिए कि मटीरियलिटी लेवल क्या है, ताकि अगर मिस स्टेटमेंट की अमाउंट उससे कम है तो हम कहें इमटीरियल है, उससे ज्यादा है तो कहें मटीरियल है, और अगर 50% से भी ज्यादा है तो कहें परवेसिव है। लेकिन क्वेश्चन में उसने सिर्फ मिस स्टेटमेंट का जिक्र किया है, मटीरियलिटी का कोई जिक्र नहीं किया। प्रॉफिट टोटल एसेट्स कोई नहीं दिए पूरे क्वेश्चन में जिससे हम मटीरियलिटी कैलकुलेट कर सकें। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे कि अगर इफेक्ट मटीरियल है तो ये ओपिनियन, अगर परवेसिव है तो ये ओपिनियन। ये बात समझ आई? आगे चलते हैं कि अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है, ये गौर से सुनेगा, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है, हमारा एक क्लाइंट है ना, उसमें 3-4 मिस स्टेटमेंट्स हैं, इकट्ठा डिसीजन करते हैं, 2-3 मिस स्टेटमेंट, 2-3 स्कोप लिमिटेशन, एक ही ओपिनियन आएगा रिपोर्ट। एग्जाम में अगर एक क्लाइंट हो या डिफरेंट, अगर उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स बनाए हुए ना, पार्ट ए बी सी डी, तो इंडिपेंडेंट सिचुएशन एज्यूम करके हर एक का अलग-अलग डिसीजन करना है। ए में भी मिस स्टेटमेंट है, बी में भी मिस स्टेटमेंट है, क्या दोनों को इकट्ठा करके डिसीजन करना है? अलग-अलग। ये चीज ध्यान में रखिएगा, दोनों का डिसीजन अलग-अलग। हाँ, अगर एक ही पार्ट के अंदर 2 मिस स्टेटमेंट आ जाए, एक ही पार्ट के अंदर 2 मिस स्टेटमेंट आ जाए, तो फिर आपने देखना है अमाउंट दिया कि नहीं दी। दोनों मिस स्टेटमेंट की अमाउंट दिया कि? अगर दोनों मिस स्टेटमेंट की अमाउंट दी हुई है तो उसको ऐड करके डिसीजन करें, इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव। और अगर दोनों मिस स्टेटमेंट की अमाउंट नहीं दी हुई तो हम कहेंगे चूंकि ये मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स हो गई, नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, ये क्या बन जाएगी? परवेसिव। ये थोड़ी मुश्किल होगी आपको समझने में, है ना? अगर अमाउंट्स गिवन हो ना, अमाउंट्स की बेस पे डिसीजन करना है इमटेरियल। 50 मिस स्टेटमेंट भी हैं, अगर अमाउंट दी हुई है ऐड करके देखें मटेरियल बनता है कि नहीं बनता। और 2 मिस स्टेटमेंट है सिर्फ, लेकिन अमाउंट्स नहीं दी, तो क्या करेंगे हम कहेंगे ये नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट है, इसका इफेक्ट परवेसिव है। ठीक है, अगेन ये
अभी आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल बन रहा है 60-70 के दरमियान में, ये प्लस 90% तब होगा जब केस स्टडीज करेंगे और डिस्कशन होगी ना जब क्लास में अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, फिर पता चलेगा आपको जी। और अगर इमटेरियल है तो ये मैंने आपको बता दिया, आपने ये लिखना है कि इमटेरियल है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन ये लाइन साथ लाजमी लिखनी, आधा नंबर या 1 नंबर इस लाइन का है कि इमटेरियल के साथ स्टूडेंट सिर्फ इतना लिखते हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन, आगे ये बात नहीं लिखते। सोल्यूशन में लिख रहा है इसलिए सिखा रहा हूँ, सोल्यूशन में ना लिखता होता ना मैं ना सिखाता आपको ये बात, ये समझ आई बात। चलिए यहाँ पे हमारा एक हिस्सा कवर हो गया, कौन सा? डिसाइडिंग। क्या इस सारी डिस्कशन के बाद आप इस काबिल हो गए हैं कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए उसको पढ़ के डिसाइड कर सके ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन? क्या आप सारी डिस्कशन के बाद इस काबिल हो गए हैं कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए उसको पढ़ के ये डिसाइड करने के बाद कि मिस स्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेशन अगला डिसीजन कर सकें कि इसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल है, मटेरियल है कि परवेसिव है? एग्री कर सकते हैं? ठीक है, ये इसकी रोशनी में करना है आपने फैक्ट। और जब दोनों डिसीजन कर ले फिर तो डेबिट क्रेडिट वाला सिंपल डिसीजन करना है, क्या कि इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलिए ये हमारा एक लॉजिकल पार्ट कवर हो गया, अब हमने ड्राफ्टिंग की तरफ जाना है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ये एंड पे दिया हुआ है कि अगर एक मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, दूसरी स्कोप लिमिटेशन है, वो मटेरियल है, कौन सा ओपिनियन देंगे? एक मिस स्टेटमेंट मटेरियल, दूसरी स्कोप लिमिटेशन परवेसिव, एक मिस स्टेटमेंट परवेसिव, दूसरी स्कोप लिमिटेशन मटेरियल। ये सारी चीज़ें आखिरी वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सिखानी है। ये छोटा सा कंसेप्ट है 2 मिनट का, अभी भी सिखा सकता हूँ लेकिन आप कंफ्यूज होंगे, तो चीज़ों को लॉजिकल अरेंजमेंट में लेके चलना है, नहीं सिखा रहा, लेकिन इसी के एंड में दिया हुआ है जी। ऐसा कभी नहीं, आज तक नहीं हुआ कि उसने क्वेश्चन में 2 मिस स्टेटमेंट दी हो, एक की सिर्फ मानो बताई हो, दूसरे की सिर्फ नेचर बताई हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तो दोनों की माउंट्स बताता है या दोनों की माउंट्स नहीं बताता। और कोई क्वेश्चन? जी ये स्पेसिफिक जो उसने बताई है कि मतलब 2 स्टेटमेंट्स उसने बताई हैं और उनकी अमाउंट नहीं बताई, लेकिन उनमें कोई लॉजिकल कनेक्शन है जैसे डेटर्स या सेल है, तो ये नहीं सोचना नहीं। अब सुन ले, छोटी सी बात जल्दी से बता के चलता हूँ। सेल्स में 1 रुपए की मिस स्टेटमेंट मटीरियल है कि परवेसिव है? सेल्स में 1 रुपए की मिस स्टेटमेंट, स्टूडेंट ये कहता है सर ये परवेसिव हुई, मैं पूछता कैसे? सर इसकी वजह से सेल्स भी इफेक्ट हुई, ग्रॉस प्रॉफिट भी इफेक्ट हुआ, नेट प्रॉफिट भी इफेक्ट हुआ, डेटर्स भी इफेक्ट हुए, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी इफेक्ट हुई, इक्विटी भी इफेक्ट हुई। तो ये कितने एरियाज इफेक्ट हो गए? ये कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक्स हैं। असल में ये जो एरियाज होते हैं ना, ये इस हिसाब से तो हर एंट्री परवेसिव है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम ही ऐसे होता है कि आपकी एक अकाउंट में गलती है तो दूसरे अकाउंट में लाजमी जाएगी, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक होती है, उसको हम एक गलती ही कंसीडर करते हैं। और वैसे भी इसमें चूंकि उसने अमाउंट दी हुई है 1 रुपया, तो हमने ये तो देखना ही नहीं कि एक एरिया पे इफेक्ट है कि मल्टीपल, वो तो हमने अमाउंट की बेस पे डिसीजन कर देना। ठीक है, अमाउंट की बेस पे और इमटेरियल होगा, प्रोबेबली 1 रुपया इमटेरियल ही होगा, 2 रुपये भी इमटेरियल है जी मेरे भाई जी। हाँ वो बिल्कुल, समटाइम ऐसा होता है स्मॉल अमाउंट्स भी मटेरियल होते थे क्वालिटेटिव बेसिस पे, बिल्कुल, लेकिन मैं इसको अभी नहीं छेड़ा, इसको अभी छेड़ूंगा तो ISA 320 में जाके क्या पढ़ाऊंगा? मटीरियलिटी उधर जाके डिस्कस होनी है। ठीक है, हाँ 320, शाबाश, नोट करें ISA 320 मटीरियलिटी। अच्छा किया, शाबाश, स्टूडेंट ने लिस्ट बनाई हुई है एक पेज के ऊपर सारे स्टूडेंट जी। अगर हमारी एग्रीगेट इमटेरियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्रीगेट करके मटेरियल हो जाए तो बेसिस ऑफ ओपिनियन में जो है सब, अगर मल्टीपल इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है, एग्रीगेट 2 इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है, एक सेल्स में है एक परचेजेस में है, एग्रीगेट होकर मटेरियल बन रही है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन तो आएगा। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में एक का जिक्र करेंगे कि दोनों का? असूल के मुताबिक दोनों का। चले अब आपने पूछा है तो मेरा भी एक सवाल का जवाब, एक ऑडिट पे मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, उसी ऑडिट पे स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है, ओपिनियन कौन सा आएगा?
हाँ क्वालिफाइड आएगा, शाबाश बिल्कुल ठीक है, क्वालिफाइड आएगा। 2 ओपिनियन नहीं आएंगे, पक्की बात है। या एक ओपिनियन आएगा वो क्या होगा, क्वालिफाइड। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में किसको एक्सप्लेन करना है, शाबाश दोनों को। और इससे फर्क नहीं पड़ता पहले किसको करना है बाद में किसको करना है, दोनों को करेंगे। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? वन बाय हाँ ये बता दिया हाँ कि अगर कंप्लीट कैसे करें। आइटर शैल एक्स, अगर इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है आपने इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है, बताएंगे आइटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड misstatement is also immaterial on aggregate as well as qualitative basis। ठीक है, ये दोनों लफ्ज आपने डाल दी ना, फिर एग्जामिनर की तसल्ली हो जाएगी, एग्रीगेट और क्वालिटेटिव बेसिस। और कोई क्वेश्चन? हाँ शाबाश, आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। एक इश्यू के ऊपर डिसएग्रीमेंट हो गया। हाँ? हमारा एक क्लाइंट था, लिस्टेड कंपनी थी, वो एक चीज़ बनाते थे 10,000 में, बेचते थे 6,000 में। हम कहते थे इसको एनआरवी पे लिखो, वो कहते थे नहीं 10,000 पे आएगी। हम कहते थे क्यों, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 6,000 है, कॉस्ट से कम है। कहते थे नहीं सर ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि 6,000 पे बेचते हैं, चाहे तो हम 12,000 पे भी बेच सकते हैं। हम कहते थे बेचते क्यों नहीं। ये इस सिचुएशन में इन्वेंट्री कॉस्ट पे आनी चाहिए एनआरवी पे। स्टैंडर्ड एनआरवी की डेफिनेशन कह देता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। वो ये नहीं कहता कि आपने अपनी मर्जी से कम किया है कि बाय फोर्सफुली हालात ऐसे हैं कि कम हो गई है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। मैनेजमेंट मानती नहीं है कि मिस स्टेटमेंट है, हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट है। बताइए ओपिनियन किसके लिहाज से जाएगा, हमारे लिहाज। याद रखिएगा ऑडिटर रिपोर्ट में ऑडिटर की चलती है, मैनेजमेंट की नहीं, डायरेक्टर्स की नहीं। हमने जो भी रिपोर्ट देनी है अपनी जजमेंट के लिहाज से देनी है। उसी तरह डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डायरेक्टर की चलती है, ऑडिटर की नहीं। आई कैप के एक पास पेपर क्वेश्चन में उसने कहा गलती निकलवाई, ऑडिटर रिपोर्ट में उसने मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर दिया। तो आपको याद होगा कंपनी लॉ ये कहता है कि अगर ऑडिटर रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन है तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में उसकी डिस्कशन होगी। मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ आता है, डायरेक्टर्स। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता। तो अगर कहीं पे कोई भी कंफ्लिक्ट है ना, हमने रिपोर्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही देनी है। तो अगर मैनेजमेंट की उसकी वजह से मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी वगैरह पे भी इफेक्ट आ जाता है तो ठीक है, हम उसकी वजह से रिस्क बढ़ा देंगे। अगर बड़ा मसला है कोई, विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी रिपोर्ट हमारी मर्जी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए नमाज के लिए ब्रेक कर लेते हैं, 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे जी। अब हम अपने लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर आपने ये सारी कैलकुलेशन वगैरह बता दी हमें कि मटेरियलिटी कैसे डिसाइड करना है, परवेसिव कैसे डिसाइड करना है, लेकिन ये तो उस सूरत में होगी ना जब अमाउंट्स वगैरह इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में हो। अगर डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट है, कोई डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं किया, या अगर डिस्क्लोजर दिया, वो हमें कैसे पता चलेगा मटेरियल है मटेरियल के परवेसिव? तो याद रखें वो ऑडिटर की जजमेंट होगी। उस केस में ऑडिटर अपनी जजमेंट की बेस पे डिसाइड करेगा कि इफेक्ट मैंने इमटेरियल लेना है मटेरियल के परवेसिव। तो जाहिर है डिस्क्लोजर की नेचर देखेगा, सेंसिटिविटी देखेगा, उसके बाद फैसला करेगा। जिस रेलिवेंट एरिया का डिस्क्लोजर उसकी अमाउंट देखेंगे क्या, नहीं लाजमी नहीं है। सम टाइम एरिया की अमाउंट हो सकता है कम हो, ठीक है, और डिस्क्लोजर अहम हो, वो एक अलग जजमेंटल इशू आ जाता है। और कोई क्वेश्चन? सर उसमें ये भी तो आ सकता है कि वो एएफआरएफ जो है वो सही से अप्लाई नहीं किया उन्होंने, डिस्क्लोजर ओमिट कर। हाँ बिल्कुल, वो है ना, जैसे फ़र्ज़ कीजिए हम एग्जांपल देने के लिए समझाते होते हैं, अगर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बेसिस उसने गलत बता दी है, 5 की बजाय लाइफ बता दी है, तो उसका इफेक्ट हम मटेरियल लेंगे। अगर उसने बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत लिख दिया है, ठीक है, आईएफआरएस की बजाय उसने गैप लिख दिया है, तो उस सूरत में उसका इफेक्ट चूँकि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा होता है, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे परवेसिव लेते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे एक
वो अगर हम डिस्क्लोजर ओमिट करते हैं तो हम तो फ्रेमवर्क की नॉन कंप्लायंस में आ जाते हैं, तो वो तो मिस स्टेटमेंट फिर उस तरह से नहीं हम इसको करेक्ट कहें। नहीं नहीं, ये तो जनरल रूल है ना कि हमारी मिस स्टेटमेंट होती क्या है, जो फ्रेमवर्क की नॉन कंप्लायंस हो। ये तो मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया था कि IFRS कुछ और कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और है, तो इसका मतलब क्या है, फ्रेमवर्क की नॉन कंप्लायंस है। तो वो तो डेफिनेशन है, उसका इसी से ताल्लुक नहीं कि इफेक्ट क्या होगा। फ्रेमवर्क की नॉन कंप्लायंस का से ये साबित तो होता है कि ये मिस स्टेटमेंट है, ये साबित नहीं होता कि इसका इफेक्ट क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ रहे हैं ड्राफ्टिंग की तरफ, कि हमने डिसाइड कर लिया ये अनमोडिफाइड ओपिनियन की, ये तो है सीधा सीधा ओपिनियन, ये तो आपने ISA 200 में भी पढ़ लिया ना, और ISA 700 में भी पढ़ लिया। क्या ISA 705 अनमोडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग सिखाता होगा आपको? क्यों नहीं सिखाता होगा? इसका स्कोप ही नहीं है। तो ये किसका स्कोप है? 700 का। इसका तो हम सीखने जा रहे हैं इन ओपिनियंस को कलेक्टिवली, इन ओपिनियंस को कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है मॉडिफाइड ओपिनियन, जिसको हम हत्तुल इम्कान अवॉइड करते हैं इस टर्म को, क्योंकि हमने एग्जाम में स्पेसिफिकली बताना होता है कि क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, कौन सा ओपिनियन दिया जाएगा। जब हम वर्ड मॉडिफाइड ओपिनियन बोलते हैं तो इसका मतलब है हमें खुद ही नहीं पता पक्का कि कौन सा ओपिनियन आएगा। तो एग्जाम में हमने हत्तुल इम्कान टर्म मॉडिफाइड ओपिनियन को अवॉइड करना, ये नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओपिनियन, ये क्वालिफाइड है, एडवर्स या डिस्क्लेमर। ये बात समझ। अच्छा आगे चलते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। अच्छा ड्राफ्टिंग किस किस ओपिनियन की सीख रहे हैं हम? मॉडिफाइड ओपिनियंस की। मॉडिफाइड ओपिनियन कौन कौन से हैं? क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर। तो एक तो है ओपिनियन की ड्राफ्टिंग, एक है बेसिस फॉर ओपिनियन की। जब कभी मिस स्टेटमेंट होगी या स्कोप लिमिटेशन, उसका इफेक्ट मटेरियल या परवेसिव होगा। हमारी रिपोर्ट में 2 पैराग्राफ इफेक्ट होंगे, कौन कौन से? ओपिनियन वर्डिंग स्टैंडर्डाइज्ड है वर्डिंग। दुनिया के हर क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग एक जैसी है, दुनिया के हर एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग एक जैसी है, दुनिया के हर डिस्क्लेमर ओपिनियन की वर्डिंग एक जैसी है। बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है, वी आर अनएबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन। वर्डिंग स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन की भी, एडवर्स की भी, डिस्क्लेमर की। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग केस टू केस वेरी होती है। बेसिस फॉर मॉडिफाइड, अच्छा मैंने ये नहीं समझाया कि क्वालिफाइड ओपिनियन की और एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग एक जैसी है, ये नहीं समझाया। क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग फर्क है, एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग फर्क है, डिस्क्लेमर ओपिनियन की वर्डिंग फर्क है। लेकिन क्वालिफाइड ओपिनियन दुनिया में किसी भी सिचुएशन में दिया जाए, क्वालिफाइड ओपिनियन वर्डिंग सेम होगी। एक लाइन में क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, बी में क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, दोनों की वर्डिंग सेम है। एडवर्स ओपिनियन जहां भी देंगे वर्डिंग सेम, डिस्क्लेमर ओपिनियन जहां भी देंगे वर्डिंग सेम। फर्क किस चीज का पड़ता है? ठीक है, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सिचुएशन स्पेसिफिक पैराग्राफ है। इसको जब हम ड्राफ्ट कर रहे होंगे ना, हमने सबसे पहले देखना है कि ये केस कौन सा है, मिस स्टेटमेंट का है या स्कोप लिमिटेशन का है। मिस स्टेटमेंट का है तो देखना है अमाउंट्स की मिस स्टेटमेंट है कि डिस्क्लोजर की मिस स्टेटमेंट है। दोनों के डिस्क्राइब करने में फर्क है, दोनों के डिस्क्राइब करने में फर्क है। अगर मिस स्टेटमेंट है अमाउंट्स में, हमने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है? सबसे पहले डिस्क्राइब करना है नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, यानी किस एरिया में मिस स्टेटमेंट है और क्या मिस स्टेटमेंट है। सबसे पहले क्या बताना है, किस एरिया में मिस स्टेटमेंट है, क्या मिस स्टेटमेंट है।
मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर दिस ईयर विच इज ए डिपार्चर फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। क्या किया है मैंने? डिस्क्राइब किया नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है? किस एरिया में मिसस्टेटमेंट है? फिक्स एसेट में। क्या? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की। मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV विच इज ए डिपार्चर फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। अगर नंबर याद है IS2 इन्वेंट्रीज लिख ले, ठीक है? नंबर याद, अगर नंबर नहीं याद फिर क्या लिखे? IFRS। क्लियर हो गया? अच्छा, मुझे केस स्टडी याद आ गई, आपने गलती ढूंढनी है। मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV विच इज डिपार्चर फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS2। स्टैंडर्ड का नाम नहीं बताया। अब आप कहें सर ये तो हमें आता है, ये तो सबको आता है IS2 इन्वेंट्री का, लेकिन मुझे बताएं रिपोर्ट किसके लिए बन रही है? यूजर्स को आता है IS2 किसको कहते हैं IS सेक्शन के। तो याद रखें प्रोफेशनल, और वैसे ये सिर्फ ये ICAP ने ये क्वेश्चन तो टेस्ट किया, लेकिन इसमें सिखाया कि प्रोफेशनली जब भी आप कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हो किसी भी काउंटिंग या ऑडिट स्टैंडर्ड का नंबर लिखें प्रोफेशनली, नोट्स बनाने हुए नहीं, प्रोफेशनली, तो आपने उसका टाइटल भी लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या करना है? नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब करना है। ये समझ लग गया कैसे डिस्क्राइब करना है। फिर इसके बाद क्या करना है? क्वांटिफिकेशन बतानी है। क्वांटिफिकेशन का मतलब है इस मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है? यूं समझ लीजिए उसकी एडजस्टिंग एंट्री जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं की, उसकी एडजस्टिंग एंट्री हम अपने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में बता रहे हैं कि अगर इसको करेक्ट करें तो इसका इफेक्ट किस किस जगह पे आता है। पहले नंबर पे मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, दूसरे नंबर पे उसकी क्वांटिफिकेशन बतानी है। क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या है? इफेक्ट बताना है किस किस जगह पे आया। मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड depreciation expense on its fixed assets which is a departure from requirements of IAS 16 property plant and equipment. Had management recorded depreciation expense on its fixed assets, its operating expenses would have been increased by rupees XXX. Its net profit and total and fixed assets and equity would have been decreased by rupees इतने इतने एंड इतने। ये क्या किया मैंने? क्वांटिफिकेशन बताइए। मैनेजमेंट हैज नॉट स्टेटेड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV which is a departure from requirements of IS2 inventories. Had management recorded inventory at lower of cost and NRV, its cost of sales would have been increased by rupees XXX, and gross profit and net profit and inventory and equity would have been decreased by rupees XXXX. ये फैक्ट सही बताया ना मैंने? कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी और बाकी प्रॉफिट डिक्रीज होगा। समटाइम हम टैक्स का एक्सपेंस भी ऐड कर देते हैं। टैक्स का इम्पैक्ट भी, अगर मिस स्टेटमेंट की वजह से प्रॉफिट बढ़ा हो तो हम कहते हैं टैक्स को भी डाल दो, इंक्रीज करवा दो इसको। अगर कम हो रहा हो तो टैक्स एक्सपेंस पे। ये समय लग गया। फिर इसके बाद अगर क्वांटिफिकेशन, ये कंप्लीट हो गया। अगर क्वांटिफिकेशन समटाइम क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती तो हमने लिख देना क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये पता नहीं क्यों स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स में ये लिख रहा है, लेकिन एंड पे जब अपेंडिक्स में फॉर्मेट देता है ना, उसमें एक जगह पे क्वांटिफिकेशन नहीं दी और ये लाइन भी नहीं लिखी, पता नहीं क्यों। क्योंकि हमने रूल को फॉलो करना है। बाज़ औक़ात क्या ऐसा पॉसिबल है कोई मिस स्टेटमेंट तो हो, आप उसकी क्वांटिफिकेशन ना कर सके कि उसकी अमाउंट कितनी है? एग्जाम्पल, क्वालिटेटिव भी अमाउंट स्मॉल होती हैं, अमाउंट्स होते हैं। क्लाइंट ने एसेट्स को रीवैल्यूड अमाउंट पे रिकॉर्ड करना था, 10 में से 7 की रिवैल्यूएशन करवाई, 3 की नहीं रिवैल्यूएशन करवाई। मिस स्टेटमेंट है, सिलेक्टिव मिस स्टेटमेंट है क्योंकि 3 की रिवैल्यूएशन। आप बता सकते हैं कि इस मिस स्टेटमेंट की वजह से फाइनेंशियल में कितना इफेक्ट आया? नहीं बता सकते। क्यों? रिवैल्यूएशन रिपोर्ट हुई नहीं,
तो पता कैसे चलेगा कितनी होनी चाहिए थी? तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको मिस स्टेटमेंट की क्वांटिफिकेशन ना कर सके, उस सूरत में फिर ये स्टेप नंबर 2 नहीं करना, बल्कि इसकी जगह क्या लिख देंगे, क्वांटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस मिस स्टेटमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगर डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट है, ये वैसे ICAP ने कभी पूछा नहीं हुआ ड्राफ्ट में, तो या तो डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट होती है नॉन डिस्क्लोजर की वजह से या रॉन्ग डिस्क्लोजर की वजह से। क्या फ़र्क है दोनों में? नॉन डिस्क्लोजर का मतलब क्या? डिस्क्लोजर देना था नहीं दिया। रॉन्ग डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? देना था दिया लेकिन गलत दिया, डंडी मार गए। नॉन डिस्क्लोजर क्या है? रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना था नहीं दिया। नॉन डिस्क्लोजर क्या है? गोइंग इवेंट्स या कंडीशन डाउट क्रिएट करी थी गोइंग कंसर्न पे, उसको डिस्क्लोज नहीं किया। नॉन रॉन्ग डिस्क्लोजर क्या है? डिस्क्लोजर दिया, डंडी मार गए। रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर दिया, उसके साथ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताया, साथ में ट्रांजैक्शंस नहीं बताई। ये क्या है? रॉन्ग डिस्क्लोजर। इवेंट या कंडीशन कास्टिंग डाउट, आपको पता है जब गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी किसी इशू पे क्रिएट हो रही हो, मैनेजमेंट के लिए लाजमी है कि उसको डिस्क्राइब करना है कि इस इशू की वजह से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, और क्लियरली एंड पे लिखना होता है कि इस इशू की वजह से दिस इशू क्रिएट्स अनसर्टेनिटी ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ये लाइन लिखना लाजमी है ताकि मसले के सीवियर होने का पता चले। मैनेजमेंट मसला बता देगी, एंड में ये लाइन नहीं लिखेगी ताकि उनको लगे जहां पे 10 मसले और इशू किया, ये भी उसी तरह का 11वां मसला। तो ये डिस्क्लोजर दिया तो सही, लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं, रॉन्ग डिस्क्लोजर। तो अगर नॉन डिस्क्लोजर है, हमने क्या कोशिश करनी है, ऑडिटर ने उस डिस्क्लोजर को इंक्लूड कर दें, और अगर रॉन्ग डिस्क्लोजर है तो जो भी गलती है नेचर उसके लिहाज से डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, लेकिन सम टाइम डिस्क्लोजर को देखे, जिस स्टैंडर्ड असल में ये हमें बता रहा है, मेन कंसेप्ट उसका समझिए कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई कमी बेशी है ना, जिसकी वजह से फिर मॉडिफाई कर रहे हैं, वो हम ऑडिट रिपोर्ट के जरिए पूरी कर दें। मैनेजमेंट ने यहाँ पे मिस स्टेटमेंट नहीं, तो यूजर को नहीं पता चल सका था ना क्या मिस स्टेटमेंट है, हमने बेसिस के जरिए से वो मिस स्टेटमेंट कम्युनिकेट कर दी कि नहीं कर दी, यूजर तक पूरी पिक्चर पहुंच गई। तो अगर कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया तो अगेन उसी कंसेप्ट के मुताबिक हम अपनी रिपोर्ट के जरिए से यूजर तक वो डिस्क्लोजर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम ये डिस्क्लोजर इंक्लूड करना नहीं करते। क्यों नहीं करते? डिस्क्लोजर प्रिपेयर नहीं हुआ, या डिस्क्लोजर बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, रेडिली अवेलेबल नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकती है। ये 2-3 रीज़न स्टैंडर्ड हमें एग्जांपल देता है। हो सकता है डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने प्रिपेयर नहीं किया, प्रिपेयर किया ऑडिटर को नहीं दिया लेकिन बहुत लेंथी है, तो मे बी ये डिस्क्लोजर इंक्लूड ना। जैसे क्वांटिफिकेशन में था ना, पहले उसने कहा क्वांटिफिकेशन दो, फिर उसने कहा सम टाइम ऐसा भी होता है क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती, तो ना दो, लिख दो। उसी तरह यहाँ पे पहले कह रहा है कि अगर मटेरियल डिस्क्लोजर है वो शामिल करो, फिर खुद से मान रहा है कि सम टाइम ऐसा होता है मटेरियल डिस्क्लोजर इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता। मिस स्टेटमेंट क्लियर? अब क्या आगे? स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन में सबसे पहले क्या करना है? डिस्क्राइब करना है क्या? प्रोसीजर नॉट परफॉर्म। कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया? वी हैव नॉट वेरीफाइड फिजिकली वेरीफाइड इन्वेंट्री एज ऑन 31 दिसंबर 2021। क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बाय गवर्नमेंट ऑन दैट एरिया, बिकॉज दैट डेट वाज, बिकॉज वी वर अपॉइंटेड आफ्टर द ईयर एंड, कोई भी रीजन। We did not send confirmation letter to debtors because management prevented us from sending confirmation letter. Yeah, we did not send confirmation letter to debtors because management has shifted to a new counting system which contains some processing errors. गलतियां हैं तो जाहिर है गलत स्टेटमेंट थोड़ी भेजेंगे डेटर को कंफर्म। पहले क्या लिखना है? प्रोसीजर कौन सा नहीं परफॉर्म किया, फिर क्या लिखना है? क्यों नहीं किया। फिर उसके बाद लिखना है अल्टरनेटिव प्रोसीजर का जिक्र करना है। वी वर अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव प्रोसीजर 2। ठीक है, देयरफॉर वी आर अनएबल टू वेरीफाई वेदर दीज अमाउंट्स आर फेयरली स्टेटेड। क्लियर है?
We were unable to verify sale invoices amounting to rupees 2 million because invoices were destroyed in a fire. We were unable to obtain evidence from alternative procedures. Therefore, we are unable to verify whether these amounts are well stated. रूल को फॉलो करना है, केस जो मर्जी बना ले, सिंपल इंग्लिश में बनाए, कोई इश्यू ही नहीं है। समझ लग गई? एक चीज सिर्फ बतानी है, इन दो के साथ लिख ले मल्टीप्लाइड बाय 2, इनके साथ लिख ले मल्टीप्लाइड बाय 1। इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा पॉसिबल है एक केस में दो स्कोप लिमिटेशन हो, उसी के अंदर इन्वेंट्री की भी हो स्कोप लिमिटेशन, उसी के अंदर डेटर की भी हो? ओपिनियन कौन सा आएगा? अच्छा फर्ज कीजिए परवेसिव है, नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट हो गया ना। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में किसको एक्सप्लेन करना है? पहला और दूसरा पॉइंट पहले लिखेंगे डेटर का, फिर लिख लें इन्वेंट्री का, तीसरा और चौथा पॉइंट सिर्फ एक ही दफा आएगा। यानी पहले और दूसरे पॉइंट को डुप्लीकेट करना है अगर डबल स्कोप लिमिटेशन है, तीसरा और चौथा पॉइंट को डुप्लीकेट नहीं करना, ये सिर्फ एक दफा आएगा। क्लियर हो गया? तो क्या अब इस काबिल है कि छोटी मोटी ड्राफ्टिंग कर सकें, मिस स्टेटमेंट के भी, स्कोप लिमिटेशन के भी? हाँ जी भाई। और ये तो ये तो आपने रटा लगा लेना, ये स्टैंडर्डाइज वर्ड है। अच्छा हमने क्या किया है, किस स्कोप लिमिटेशन दोनों तरतीब कोई नहीं है, इन पैराग्राफ की तरतीब है, पहले ये लिखे फिर ये फिर ये फिर ये। लेकिन अगर एक स्कोप लिमिटेशन डेटर किया कि इन्वेंट्री किया है, पहले जो मर्जी लिखे बाद में जो मर्जी लिखे, कोई तरतीब नहीं इसकी। ठीक है, आप इसकी तरतीब पूछ रहे हैं। स्टैंडर्ड तो बहुत से एलिमेंट्स की भी तरतीब नहीं देता, बताया था ना, वो कहता है सिर्फ ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन ये सबसे पहले आए रिपोर्ट में, बाकी आप अपनी रिलेटिव इंपॉर्टेंस के लिहाज से जजमेंट लगाए कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है, वो पहले ले आए। अच्छा अब देखिए, इसमें आपको पहले तो वो बता रहा है व्हेन टू मॉडिफाई ओपिनियन, इसको छोड़ें, ड्राफ्टिंग एग्जांपल। अच्छा याद ना कीजिएगा, याद ना कीजिए, अब ये याद कर लें, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये याद कर लें। क्यों याद करने को कह रहा हूं? ये हमेशा सेम रहेंगे, 4 लाइनें इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, 12 लाइनें याद करने हैं। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन याद नहीं करना, क्यों? ये तो केस टू केस वेरी करता है। 1000 भी याद कर लेंगे ना बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, वो हो सकता है 1001वीं सिचुएशन दे दे। तो वो हमने खुद में स्किल पैदा करनी है कि कोई भी सिचुएशन दे दे, हम उसका ऑन द स्पॉट बैठ के बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन ड्राफ्ट कर सकें। अच्छा ये आपको पेज 5 है ISA 705 का, इसमें उसने ड्राफ्टिंग एग्जांपल दी हुई है, क्वालिफाइड ओपिनियन की भी है, फिर क्वालिफाइड ओपिनियन आ गया, ये तो डुप्लीकेट हो गई। हाँ, ऊपर वाले मिस स्टेटमेंट की है, नीचे वाले स्कोप लिमिटेशन की है, फिर नीचे वाले एडवर्स ओपिनियन की है, फिर उसके बाद डिस्क्लेमर, हर एक की उसने एक एक एग्जांपल दे दी। ठीक है, आपने क्या करना है, ओपिनियन सेक्शन रटा लगाना है, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन को आपने पढ़ना है और देखना है रूल्स के मुताबिक बने हैं कि नहीं बने। बेसिस फॉर ओपिनियन याद नहीं करना, ओपिनियन सेक्शन है, समझ आ रही है बात की? और ये आपने रीड कर, आपकी ये असाइनमेंट है। और एंड पे, अच्छा ये एग्जांपल्स थी 705 की, कुछ और एग्जांपल्स भी थी, वो हमने एंड पे लिख दी, 2 एग्जांपल दे दिए, अदर ड्राफ्टिंग एग्जांपल पेज 7 पे। दिल करे रीड करना चाहे तो ये भी कर लें, रीड करना चाहे तो ये भी कर लें। क्लियर हो गया? अच्छा सुन लीजिए, अब मुझे सिर्फ अब एक ही रिस्क है, क्या? अभी तक हमने कंसेप्ट्स तो पढ़े हैं, प्रैक्टिस एक क्वेश्चन की नहीं की, ठीक है? तो हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं? मैं इस पॉइंट का इंतजार कर रहा था, अब हम इस काबिल हो गया कि एग्जाम लेवल के क्वेश्चन करें। आपने अभी आज घर जाके 2, 2, 10, 700 और ख़ास तौर पे 705 के ऊपर ग्रिप रख लेनी है। फ्राइडे को व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने असाइनमेंट शेयर करनी है आपके साथ, वो असाइनमेंट रिटर्न फॉर्म। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाईजान, आप अपनी जगह पे सीनियर हो फॉर्म में,
हो सकता है कोई इसमें किसी कंपनी का CFO भी बैठा हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लास में सारे एक बराबर है, ठीक है, और उस्ताद है, आपको पता है। तो मैं आपको ऐसे ही ट्रीट करूँगा जैसे हमारे कैफ के स्टूडेंट होते थे, ठीक है, क्योंकि आई कैप को इससे कोई गर्ज नहीं है कितनी मसरूफ है, हर एक की मसरूफियात है, मुझे अंदाज़ा, मैं खुद आर्टिकल से निकल के आया हूँ, बड़ा मुश्किल टाइम निकालने, यहाँ आ जाना बड़ी जहाद होता है पढ़ना, लेकिन आई कैप को इससे गर्ज नहीं। आई कैप के लिए ये रेलिवेंट है कि आप कितनी मसरूफ ज़िंदगी गुजारी, तो मेरे लिए भी रेलिवेंट है कि हमने उसकी तैयारी। तो इसलिए जो क्वेश्चन मैं जो कहूँगा रिटर्न फॉर्म में करने हैं, मैं खुद कोशिश करूँगा कि मटीरियल सिर्फ उतना दूँ जितना ज़रूरी है, गैर ज़रूरी ना दूँ, लेकिन जो दूँ रिटर्न फॉर्म में कहूँ आपके लिए, उसको रिटर्न फॉर्म में अटैम्प्ट करना लाजमी है। तो फ्राइडे को जो असाइनमेंट होगी रिटर्न फॉर्म में अटैम्प्ट करना लाजमी है। जिसने रिटर्न ना की उसने नहीं की असाइनमेंट। आपको पता है ना प्रोफेशन में रूल होता है, समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग नॉट डन। ये ना जो भी काम करें, बल्कि ना भी करें, उसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी होता है। हाँ जी, एविडेंस। तो आपको भी ये केस स्टडी डॉक्यूमेंट करना लाजमी होगा। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।